हेलो नन्ही जान, मैं हूं आपका अपना दीपक भैया। भाई एक बार फिर दोबारा से आप सभी का पूरे दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले सभी लेक्चर को बहुत सारा प्यार दिया और आपके इसी प्यार की वजह से आज आपका भाई लेकर आए एक और नया चैप्टर। कौन सा? रिप्रोडक्शन। भैया आज के लेक्चर में भी कुछ स्पेशल होगा क्या? अरे यार मैं और स्पेशल ना हो तो तुम्हारा भाई आज YouTube के ऊपर पहला लेक्चर अपलोड कर रहा है, जिसके अंदर मैं सारी चीज एकदम रियल दिखाने वाला हूं। सारे ऑर्गेनिजम्स रियल देखेंगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रियल देखेंगे, बैक्टीरिया रियल देखने वाले हैं, अमीबा रियल देखने वाले हैं, पैरामीशियम रियल देखने वाले हैं। और इसके बाद हमारे फीमेल्स को एक डाउट आता है, जनरली ये डाउट बहुत कॉमन है कि भैया हर मंथ हमारे पीरियड्स की डेट चेंज कैसे हो जाती है। तो आज ये सारे डाउट्स एकदम मक्खन क्लियर कर दूंगा। आज साइंस को दिल और दिमाग दोनों से समझेंगे और सच बता रहा हूं बेटा, आज साइंस सिर्फ समझाऊंगा नहीं, दिमाग के अंदर सेट कर दूंगा। और अगर मजा ना आए तो कहना तो क्या रेडी हो मेरे साथ शुरू करने के लिए? तो आ जाओ शुरू करते हैं आज का नया ताबड़तोड़ लेक्चर। कौन सा? रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं ना दो तीन बातें कर लेता हूं मेरे बच्चों से, प्यारे बच्चों से। भाई एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मेरे पास ना रात में मैं क्या कर रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के रिप्लाई देने के लिए। तो रात में मेरे पास एक कमेंट आया कि भैया आप फिर से वही कमेंट आया, भैया आप बहुत गंदे हो गए हो, आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते। भाई सच्ची बता रहा हूं, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं यार। देखो होता है क्या है, यूट्यूब के ऊपर ना जो पहला कमेंट होता है, जैसे तुम गए वहां पे कमेंट कर दिया, वो दिख जाएगा। उसके बाद यार ये YouTube जो है ना ये नालायक हो चुका है, ये नीचे वाले कमेंट्स हमें दिखाता ही नहीं है। अब यार मुझे ये कमेंट तो डिस्प्ले में आ गया तो मैंने रिप्लाई दे दिया, भाई बाकी आई ना रे, तो अब क्या करना है? तो देख भाई, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, पहले ही बोल चुका हूं, बहुत बड़े फॉलोअर्स नहीं है, मैं बता चुका हूं। नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी ना मेरी, यहां जाके फॉलो कर ले और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता, मैं ट्राई करूंगा बच्चे की किसी भी तरीके से तेरी हेल्प हो जाए। अब आगे मैं बढ़ने से पहले दो बातें करता हूं। देख भाई, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई ये लेक्चर एकदम से कैसे आ गया। देखो यार, तुम लोगों की डिमांड आ रही है फोर्स की। बिलीव मी बेटा, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, रात दिन सिर्फ आपके लिए। बेटा ये बनाने में बहुत समय लगता है, प्रेजेंटेशन बनाने में। सिर्फ अकेला एक आदमी तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन भी बना रहा है, तुम्हारे लिए एडिटिंग भी कर रहा है, तुम्हारे लिए अपलोड भी कर रहा है, तुम्हारे लिए कंटेंट की रिसर्च भी कर रहा है और सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो बेटा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं। फोर्स एंड लॉस आएगा 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 और इसके बाद ही आएगा। अब मैं आपको डेट तो मैं बेटा कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, पर आएगा जरूर। दूसरा भाई, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, ये लेक्चर स्पेशली ऑन डिमांड है मेरे दो प्यारे बच्चों की वजह से। एक तो है अंश गुप्ता और भाई दूसरा है हमारे मोहित गेमर भाई। तो भाई देख लो यार, मैं तुम्हारे लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, बच्चों अच्छे से पढ़ना। तो क्या शुरू करें हम लेक्चर? तो आ जाओ शुरू करते हैं अपना कौन सा लेक्चर? रिप्रोडक्शन। तो देखना भाई रिप्रोडक्शन कितना आसान है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, मक्खन क्लियर कर दूंगा एक बार में और फटाफट उड़ाएंगे, फटाफट। ठीक है, ध्यान सुनना। चलो सबसे पहले आता है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? अरे भाई रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ना सबसे पहले एक डेफिनेशन समझिए। पता है क्या कि भैया लाइफ स्पैन क्या होता है? भाई लाइफ स्पैन का मतलब है टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो गए, फ्रॉम बर्थ ही दांत दिखाते हो और डेथ सो गए, तो इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद फाइनली उसकी क्या हो जाएगी, एट द एंड कहीं जाके उसकी डेथ हो जाएगी, इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती है ना, तो ऐसा तो नहीं सीधा पैदा होते ही सीधा मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती है। कौन कौन सी आती है? बच्चा पैदा हुआ, फिर वो ग्रो करेगा, फिर वो मैच्योर होगा, फिर वो बच्चा पैदा करेगा और फिर फाइनली जाके उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन। समझ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस लेकर आ, बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम सारी चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। ठीक है, देख ले आजा। अगला क्या है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? भैया रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसों को जन्म देना। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हमारे माँ बाप है, माँ बाप ने क्या करा, हमें जन्म दिया, क्या हम उनके ही जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बोल, बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अपने ही जैसों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब भाई लिख कर आएगा कि माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे गधे, यहां पे बच्चा मत लिख दियो बायोलॉजी में, बायोलॉजी में इसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। तो याद रखना मेरे बच्चे, इसको आप बेबी मत बोलना, ठीक है? आप इसको दो नाम से बोलेंगे, या तो बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग
बात समझ में आ गई? या इसका दूसरा नाम बोला जाता है प्रोजेनी। क्या बोलेंगे? प्रोजेनी। तो ये याद रखना, कहीं बच्चा बच्चा चिल्लाते रहो, बेटा पिटाई लगा दूंगा। समझ में आ रही है? हाँ, बच्चा नहीं चिल्लाना, क्या चिल्लाना है? ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन के ना एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, समझाऊं क्या दिए हुए हैं? ध्यान से देखना। तो उन्होंने बोला कुछ एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन का। एक बात बता, ये मान ले मेरा मैंगो का ट्री है, मैंगो का ट्री कहां से बना है? बीज से बना है कि नहीं बना है? तो बेटा ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, मैंने बीज लगाया, आम का पेड़ तैयार हो गया। समझ गया? आगे चल, दूसरा एग्जाम्पल, जल्दी बता, जल्दी बता। क्या गाय अपने बच्चे को जन्म देती है? क्या बोलेंगे? काऊ ने किसको पैदा करा? काफ को पैदा करा। अगला क्या डॉग अपने बच्चे को पैदा करता है? हाँ करता है। तो डॉग किसको जन्म देता है? पपीज को जन्म देता है। ये हो गई बिल्ली। बिल्ली किसको जन्म देती है? बिल्ली जन्म देती है किटन को, बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो कैट से क्या बनता है? किटन बनता है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, इतनी इंग्लिश नहीं आता हमको, सॉरी भाई। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो तो देखो आगे चलते हैं। भैया रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बेटा? बेटा रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर हमने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया, जैसे आज हुआ, मैंने बोला मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, मेरा मूड बहुत खराब है, तो भाई मेरी आने वाली पीढ़ी क्या होगी? वो पूरी साफ हो जाएगी। अबे बच्चा ही नहीं आया। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि पीढ़ी बाय पीढ़ी चलती रहे और पृथ्वी के ऊपर लाइफ बनी रहे। इसलिए हमें क्या करना कंपलसरी है भाई? रिप्रोड्यूस करना कंपलसरी है। अबे तो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ताकि अर्थ के ऊपर लाइफ क्या रहे? कॉन्टिन्यूअस रहे। तो ध्यान रखना, मान लो जैसे ये है हमारे पास, इनकी क्या हो गई? फाइनली डेथ हो गई। अब इन्होंने अपने बच्चे पैदा कर दिए, ये अब इन्होंने क्या करा? ये बच्चा पैदा कर दिया, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बच्चा पैदा करेगा, तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। समझ गया? ओके चलो भाई, अब देखो बच्चे जो है ना वो दो तरीके से पैदा होते हैं। बच्चे जो हैं वो कितने तरीके से पैदा होते हैं? दो। कौन कौन से भाई? सबसे पहला पैदा करने का मेथड है एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल। बेटा इसको तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो मैं फिर भी बताऊंगा कि सेक्सुअल मेथड किस तरीके से पैदा करते हैं। तो ध्यान सुनना भाई। देखो सेक्सुअल में क्या करेंगे? एक्चुअल में सेक्सुअल में दो पेरेंट की जरूरत होती है। फर्स्ट इज फादर एंड सेकंड इज मदर। अगर हम लोग क्या करेंगे? फादर और मदर से बच्चा पैदा करेंगे। एक बात बता, फादर आगे चल के क्या बनाते हैं? एक चीज बनाते हैं, स्पर्म। भैया नहीं आ रहा स्पर्म समझ में, सब बताऊंगा, चिंता मत कर, अभी रट्टा मार ले। और जो फीमेल है वो आगे चल के क्या बनाएंगी? ओवम। तो ये ध्यान रखना, फादर क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। फीमेल क्या बनाती हैं? ओवम बनाती हैं। फिर वो दोनों फ्यूज होते हैं और फाइनली हमारा एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे के अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं। देख, क्या इसमें फीमेल के जैसा हेयर है? क्या देख, इसका बॉडी कलर बच्चे का फादर जैसा है? एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखियो, इसके अंदर दो पेरेंट की जरूरत है। समझ गया? और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों पेरेंट के आते हैं। समझ गया? और साथ में ये इनको ये स्पर्म बनाते हैं, ये ओवम बनाते हैं। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई? गैमीट्स की जरूरत पड़ती है। अरे इजी है या टफ है? पेट में दर्द तो नहीं होगा ना कि भैया मेरे पेट में दर्द हो गया, ऐसा बहुत खतरनाक पढ़ा दे ना भाई, ना ऐसा कुछ ना पढ़ाया। आगे देखा जा। अब देख एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में ये अकेला जो आदमी है ये क्या करता है? सारे काम करता है, खाता है, पीता है, नहाता है, सोता है, खाता है, रोता है, ठीक है, और बच्चे भी पैदा करता है। तो ध्यान रखिए, सारे काम करेगा। तो ये बच्चे कैसे पैदा करता है? जब इसको लगता है ना कि अब मेरा सही समय आ गया, मेरा मूड कर रहा है, बच्चे पैदा कर लो, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी के छोटे छोटे डिविजन्स करेगा, ऐसे तोड़ना चालू करेगा। जैसे मेरी बॉडी का टुकड़ा हो गया, क्या अलग हो जाता है, ये टुकड़ा अलग हो गया, ये बच्चा पैदा हो गया, यहां से बच्चा पैदा करना, अलग कर दिया, बच्चा पैदा हो गया। तो ये यही काम करता है। तो ये बच्चा पैदा करने के लिए अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। बोल बात क्लियर है? और फिर वहां से नए बच्चों का जन्म होता है। अब याद रखना, ये जितने भी मेरे प्यारे छुटके से नन्हे से बच्चे होंगे ना, ये पूरा माँ बाप से मिलते होंगे। इनमें तुम पहचान ही नहीं पाओगे, कौन पापा, कौन मम्मी, कौन दादा, कौन चाचा, कुछ नहीं पता चलेगा। सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, सारे हूबहू कॉपी होंगे। तो ये ध्यान रखना, समझ गए? तो इसमें बेटा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सारे बच्चे एकदम हूबहू कॉपी होते हैं। और जब हूबहू कॉपी होते हैं ना, तो ये पेपर में आया, रट्टा मार ले, इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। अबे क्लोन बोलते हैं, क्लोन नहीं बोलते, ठीक है? तो इसको बोलेंगे क्लोन। आगे बात समझ में? अब देखो आगे शुरू करूं आगे। हाँ भाई, इजी लग रहा है ना चैप्टर? ओके भाई, हाँ ठीक है। अब देख, इसके बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। पहले हम एसेक्सुअल खत्म करेंगे,
उसके बाद हम सेक्सुअल खत्म करेंगे। तो ए सेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और सारे के सारे कैसे होंगे, हूबहू होंगे, आइडेंटिकल होंगे। भैया कुछ एग्जाम्पल हो जाते ए सेक्सुअल के तो मजा आ जाता। बेटा एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ नाम दिए थे, मेरे को पता था तेरे को दिक्कत आएगी ना, तो मैंने क्या करा, तेरे लिए इमेजेस डाल दी ताकि तेरे को दिक्कत ना आए। देख भाई एनसीईआरटी ने बोला ए सेक्सुअल कौन करता है, बैक्टीरिया। मैंने कहा बच्चे को बैक्टीरिया समझ नहीं आएगा, तो मैंने कहा अगर बैक्टीरिया दिखाऊंगा मैं उसको, तो देख ये है बैक्टीरिया। मैंने बोला कि भैया सॉरी ये अमीबा, मैंने बोला बच्चे को मैं बैक्टीरिया दिखाऊंगा, तो देख ये है हमारा बैक्टीरिया, वो हो गया हमारा अमीबा। ये हमारा ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, खमीर, समझ गया, आगे बताऊंगा ईस्ट क्या है। ये हमारा हाइड्रा, ये पानी में पाया जाता है। ये हमारा स्पॉन्ज, ये भी पानी में पाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक एनिमल है, मानेगा नहीं भाई, एक एनिमल है, लोअर एनिमल है सबसे। कहेगा पागल बना रहा है मास्टर, ये एनिमल है, कहां से दिख रहा है, तो पत्थर दिख रहा है, ये एनिमल है भाई। ये सबसे छोटे दर्जे का एनिमल है, हम सबसे ऊंचे दर्जे के एनिमल माने जाते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं हमको, मैमल्स। तो याद रखना ये सबसे नीचे दर्जे का एनिमल है ना। देख लो इसकी आंखें दिख रही हैं तुमको, हाँ इसके पास आंखें, नाक, कान हमारी तरह सब कुछ है, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। ये है एक एनिमल ही है, बड़ी क्लास में समझाऊंगा, जब तुम 11th में आ जाओगे ना, चिंता मत कर बेटा, तेरा भाई 11th 12th को ही पढ़ाता है, ठीक है, तो तब पढ़ाऊंगा तेरे को डिटेल में, टेंशन ना ले। अभी तो 9th पढ़ बढ़िया से, 10th में भी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखना। अब याद रखना अमीबा बच्चे कैसे पैदा करता है। जब अमीबा को लगता है ना कि भाई मुझे अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो वो अपने बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है इस तरीके से। फिर ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया और बच्चा पैदा हो गया। ये पानी में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म। सेम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी के, ये एक बैक्टीरिया होगा, अपनी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और दोनों टुकड़े अलग अलग सेपरेटली ग्रो करते हैं। हो गया बैक्टीरिया ग्रो यार, हो गया बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। कितना सिंपल तरीका है ना। हाँ, तो इन्होंने बोला एक मंत्र हमारा ओम भट स्वाहा, बच्चा पैदा हो जाए, एकदम यहां से उंगली थोड़ी कट ऐसा डाल दी, फिर बोला ओम भट स्वाहा, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा प्रकट हो गया, है ना। कितना सिंपल तरीका है। तो ये बहुत सिंपल मस्त तरीका है एकदम बच्चा पैदा करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो भाई अब क्या होता है, हमारे पास कुछ एसेक्सुअल के डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरीके से बच्चा पैदा हो सकता है। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनियो। सबसे पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन और पांचवा वेजिटेटिव। जो हमें डिटेल में पढ़ना है भाई एनसीईआरटी में है, वो हमें बडिंग पढ़ना है, स्पोर पढ़ना है और वेजिटेटिव। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा एकदम बढ़िया। एग्जाम में आग लगा दो भाई। एग्जाम से याद आया भाई, मेरे को सच बता रहा हूं, दिल से इतना बढ़िया लग रहा है ना यार, इतना बढ़िया लग रहा है, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, भैया आपकी वजह से मेरे 30 आउट 30 आए। भाई सच बता रहा हूं बच्चे, लव यू मेरे भाई कि तेरे इतने अच्छे मार्क्स है। बस ऐसी मन लगा के मेहनत करियो यार, मैं दिल लगा के पढ़ाऊंगा तेरे को, ठीक है। बहुत बढ़िया लगता है बेटा जब तुम लोगों का अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो यार, मैं भी दिल लगा के पढ़ाऊंगा, तुम भी दिल लगा के पढ़ते रहो। दिल और दिमाग दोनों लगाना, कहीं दिल लगा लिया दिमाग लगाया नहीं, हो गया नाश, हो गया कल्याण, जय हो स्वाहा, ठीक है। तो ये नहीं करना भाई, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों लगाना है। अब देखो बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अपने आप को पता है ग्रो करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। अभी बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो याद रखना बैक्टीरिया करता है। अगला क्या है, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सच्ची बता, तूने तालाब देखा है? अरे तालाब नहीं देखा, पोखर देखा है। उस पोखर में देखियो जहां गंदा पानी होगा ना, वहां पूरे में काई काई दिखती है। भैया ये काई आती कहां से है? तो आज बताता हूं। वो काई है तेरी ये वाली, इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। क्या बोलेंगे, स्पाइरोगायरा। तो पता है स्पाइरोगायरा ग्रो कैसे करता है? स्पाइरोगायरा ना ऐसे डंडी जैसा होता है, फिलामेंटस, और जब इसको ग्रो करना होता है ना, ये हमने छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स कर देता है। फिर वो फ्रेगमेंट सेपरेटली ग्रो करते हैं और पूरे तालाब में एल्गी 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 एल्गी, काई काई काई, है ना बढ़िया। हाँ देखना कितना सही मेथड निकाला है। सेम ऐसे ही आता है बडिंग। नहीं समझा रहा बडिंग यहाँ पे, नहीं समझा रहा स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे, नहीं समझा रहा वेजिटेटिव, क्योंकि आगे आएगा। समझा दूं क्या? ऐसे समझा लेता हूं यार, फिर तो गुस्सा हो जाएगा। देख बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग एक मेथड होता है, बेसिकली हाइड्रा शो करता है और ईस्ट शो करता है। हमारी एनसीईआरटी में ना ईस्ट का एग्जांपल है, हाइड्रा का नहीं है, ये पानी में पाया जाता है। ये भी एक एनिमल है, सच बता रहा हूं, ये प्लांट नहीं है, ये भी एक जानवर है। कहाँ है ये जानवर? इसकी तो आंखें ही नहीं है भैया, ना इसका मुंह है भैया। अरे भाई ये भी एक जानवर ही है। तो जब तुम लास्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा, तब उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो अभी देखो भाई एनसीईआरटी तो वाकई में यार बहुत टफ कर दी यार। भाई मेरी हालत खराब हो रही है यार तुम लोगों को समझाने में। मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि यार ये चीजें समझा तो दूंगा, पर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, इन बच्चों को समझाऊं कैसे?
अरे यार 11 12 तक चल समझ में आता है कि बच्चे का ना थोड़ा सा उस लेवल तक का विकास हो जाता है, लेकिन अब वो सारी चीजें 9th क्लास में डाल दी, अब बच्चे का दिमाग हैंग नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए बेटा मेरे को थोड़ा समय लग रहा है चीजों को सिंप्लीफाई करने में, तुम्हें इमेजेस से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। समझाने को मैं इनको लिख के समझा दूंगा, फोर्स एंड लॉस को मैं लिख के समझा दूंगा, नहीं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं साइंस को तू यहीं पढ़ और इस 1 घंटे में खत्म कर, दोबारा नहीं करना रे, जिंदगी भी तो जीनी है, क्या सिर्फ जीवन भर हमें पढ़ना ही पढ़ना है? नहीं भाई, लाइफ बहुत छोटी सी है, इसमें हमें सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, कूदना भी है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना है और लाइफ में आगे ही बढ़ना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारी चीजें यहीं पढ़ो और यहीं सारी चीजें खत्म कर दो, ठीक है भाई? ध्यान रखियो इस चीज का। तो देख भाई बडिंग क्या करता है, ये मार्कर कहां गया, मिल गया यार। तो देख बडिंग क्या करता है, बडिंग में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म को जब लगता है ना कि अब इसको बच्चे पैदा करने हैं, तो ये पता है क्या करता है, बच्चे पैदा करने के लिए या साइड से ऐसे बोलता है ओम भट स्वाहा मंत्र मारता है और साइड से ऐसे एक हाथ निकाल देता है। तो जैसे ही एक हाथ निकालता है इसको बोलते हैं बड, क्या बोलेंगे इसको, बड। और जब इसको लगेगा अब बड बड़ा हो गया तो कहेगा तू अलग हो जा, इसको काट देगा, डिटैच कर देगा और फाइनली ये बड जाके ऐसे गुड़ 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 करके पूरा बड़ा हो जाएगा। समझ गया? दिस इज कॉल्ड बडिंग, तो इसको बडिंग बोलते हैं। सेम ऐसे ही होता है, ये ईस्ट है, इसको लगता है कि अब मेरे को बच्चा का पैदा करना है, तो बच्चा पैदा करने के लिए ये क्या करेगा, साइड से ऐसे गोला गोला निकालेगा और फिर उनको अलग कर देगा और वो सेपरेटली ग्रो करेगा। तो ये है हमारा बडिंग, ठीक है भाई? छोटा सा चैप्टर है, इजी वे में समझा दूंगा। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना समझ में? हाँ बहुत बढ़िया। पानी वानी पीना है तो पी लो भाई। इजी लगा, इजी लगा भाई? चलो आगे चलें। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी में ना ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हटा, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। तो देख ये एग्जाम्पल क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से। ये एग्जाम्पल कहता है कि कहीं से एक कटोरा चोरी कर लो स्टील का। एनसीईआरटी ने बेटा यही लिखा है, मजाक नहीं कर रहा, एनसीईआरटी ने लिखा है स्टील का डब्बा। तो हम क्या करेंगे, वही बोलेंगे। तो हम लोगों ने कहीं से स्टील का डब्बा चोरी कर लिया, उसके बाद यहां पे हम लोगों ने लगा दी कॉटन। तो हम लोगों ने यहां पे क्या लगा दी, कॉटन। लेकिन कॉटन में थोड़ा सा पानी छिड़क देना, बड़ 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 से पानी छिड़क देना, कॉटन वेट होनी चाहिए। तो कॉटन को वेट कर दिया। अब क्या करो, कहीं से दोस्त के लंच में से एक रोटी चोरी करके ले आओ और उस रोटी को, उसको ब्रेड बोल रहे हैं, तो उस रोटी को यहां पे रख दो और उसके ऊपर एक पेपर लपेट दो, बटर पेपर लपेट दो और उसमें थोड़ा सा बुड़ बुड़ करके पानी छिड़क दो, ठीक है? 2 छिड़के मार दिए, पानी छिड़क दिया। अब क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको ये काम करना है और उसको छेड़ना नहीं है। अब एक चीज याद रखना बेटा, हमारे आसपास ना दिखता नहीं है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है, पता है कौन सा, फंगस। ये दिखता नहीं है भाई, बड़ा खतरनाक आदमी दिखे ना है, तो ये क्या करता है, आसपास होता है। अब क्या करता है, ये इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि जैसे ही हमने ब्रेड रखा, ये फंगस हवा में से आया, ऐसे इसको मौका मिल गया कि रोटी पड़ी है खाने जाऊंगा, तो ये क्या करा, ऐसे आया और रोटी के ऊपर बैठ गया। अब जैसी रोटी के ऊपर बैठा, फंगस को ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहली तो चाहिए वार्म, क्या चाहिए इसको, वार्म चाहिए, गर्मी चाहिए। और दूसरा इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ह्यूमिड। तो याद रखना फंगस को ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, कौन कौन सी, वार्म एंड ह्यूमिड, गर्मी और नमी। और जैसे ही इसको ये दोनों कंडीशन मिलती हैं भाई, फंगस धीरे 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 ग्रो करना शुरू कर देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया ये तो मैंने देखा है, कहां देखा है भाई, तुम लोगों ने रोटी को एक काम करना, कुछ समय के लिए ना बाहर खुले में छोड़ देना, रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है, वही है फंगस, वही है फंगस। बात समझ में आ गई? सब्जी भैया खराब हो जाती है, इसमें स्मेल आने लगती है, फफूंद लग जाती है, वही तो है फंगस। फंगस बाहर से आता है, रोटी या सब्जी के ऊपर गिरता है। और आजकल तो गर्मी है, हाँ भैया उसको गर्मी मिल गई, हाँ भैया बरसात का मौसम आएगा, उसको नमी भी मिलेगी और वो ग्रो करेगा। और अगर मुझे इसको रोकना है तो रोकने के लिए उसको कहां रख दो, फ्रिज में रख दो। अब फ्रिज में एनवायरमेंट कैसा मिलेगा, ठंडा। और जब ठंडा मिलेगा तो भैया इसको ठंड लग रही है और बहुत जोर से ठंड लगेगी और बेचारा मर जाएगा। तो इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेट करते हैं। तो अभी रेफ्रिजरेशन की तो बात नहीं है भाई, अभी तो आगे समझ, बहुत सिंपल तरीके से समझ गया क्या, ब्रेड के ऊपर फंगस आ गया, हवा से आया, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है? अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से क्या समझा रहा हूं, देख ध्यान से। तो हुआ क्या,
बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनिए। हुआ क्या, हम कहीं से बहुत एक टुकड़ा लिया है ब्रेड का, ये वही टुकड़ा है, और इसके ऊपर सिर्फ एक फंगस आके लैंड हुआ था। उस फंगस ने क्या करा, ए मजा आ गया रे यार, रोटी मिल गई, मैं तो खाऊंगा। तो उसने क्या करा, जैसी रोटी मिली, जैसी ब्रेड मिली, उसने गड़बड़ 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 पेट भरना, खाना शुरू किया, खा 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 खाना शुरू किया। अब क्या कर रहा है, जैसे उसको खा रहा है ना, तो खाते वक्त क्या कर रहा है, उसमें सारा न्यूट्रिशन चोरी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, पूरी कॉलोनी को जन्म दे रहा है, पूरे कॉलोनी को बना लिया। अब जब पूरी कॉलोनी को बनाया ना, तो उसने क्या करा, एक जाल बुना, एक जाल बुना। तो देख ध्यान से, देख ध्यान से, क्या तुझको बच्चे ये दिख रहा है, क्या तुझको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलेंगे, हाइफी, समझ गया। और जब हाइफी का जाल बुन जाता है तो इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। इट्स अ नेटवर्क ऑफ हाइफी, समझा। उसने जाल बुनना शुरू किया, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है। समझ गया भाई, फील ले पा रहा है बेटा, फील लेकर पढ़ियो, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा ब्रेड उसने कंज्यूम कर लिया, पूरा ब्रेड उसने क्या करा, पूरा कवर कर लिया। अब सारे बच्चे उसका न्यूट्रिशन खा गए। अब फाइनली एक बुरा वक्त आया, और बुरा वक्त क्या आया, बुरा वक्त ये आया कि ब्रेड में जितना न्यूट्रिशन था सब खत्म। अब बच्चे परेशान, पापा अब क्या खाएं, मम्मी अब क्या खाएं। तो उनको लगा हमारी कॉलोनी की डेथ होने वाली है, हमारे बच्चे अब यहां से पूरे साफ होने वाले, मरने वाले हम लोग। तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को बचाने के लिए उनमें से ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया, इनको बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। भाई ध्यान से सुन लियो, क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या करा, उन्होंने बोला बच्चों भर जाओ। तो इसमें भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। तो इनके अंदर अपने बच्चों को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। किस फॉर्म में भर रहे हैं बेटा, स्पोर्स के फॉर्म में। अब एक बात बता, इस फ्रूटिंग बॉडी में जब भर रहे थे, इनके पास माइंड तो है ही नहीं, हमारी तरह ब्रेन तो है ही नहीं, ये भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और जब भरते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे फट जाएगा ये हवा में लैंड होगा, हवा में गिरेगा और पूरे एयर में फैल जाएगा। अब आधे बच्चे बोलेंगे भाई दिखेगा क्या, अरे नहीं दिखता भाई, नहीं दिखता। तो ये क्या करेगा, पूरे एयर में चला जाएगा, और जहां पे भी जाकर लैंड करेगा, अगर वहां पे वार्म और ह्यूमिड, गर्मी और नमी दोनों मिल गई, तो ये वापस से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से फंगस ग्रो करता है। समझ गया है ना, इजी। इसको बोलेंगे हाइफी, नेटवर्क को बोलेंगे माइसीलियम, याद रखियो, इसको बोलेंगे स्पोर, और ये जो थैली दिख रही है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। आ गया। और ये क्या है, लंबी लंबी सी फ्रूटिंग बॉडी से तब बनती है जब उसकी डेथ होने वाली होती है। हो गया। तो इस तरीके से बच्चा पैदा होता है, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इजी, इजी है ना, ओके भाई। अब देख, अगला करते हैं कि भैया फंगस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। फंगस क्या हमारे लिए फायदेमंद भी है क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई। मार्केट में दवाई लेने जाते हो, बुखार हो जाता है, अबे जब तुम लोगों को बुखार होता है तो डॉक्टर तुम्हें क्या करता है, 3 तरह की मेडिसिन देता है। ध्यान से सुनिए कौन कौन सी मेडिसिन होती है। पहली मेडिसिन होती है, कहता है कि जब तेरे को बुखार आए ना तो तू ये दवाई खा लियो, तो तू खा लेता, बुखार उतर जाता है। तो पहली जो मेडिसिन देता है वो देता है तुम्हें पैरासीटामोल, जिससे फीवर उतर जाता है। उस फीवर को तो उतार दिया, वो था सिम्टम, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन छुप के बैठा हुआ है, बैक्टीरिया, जो तुम्हें बार बार बीमार कर रहा है। तो उसके लिए वो तुम्हें देता है एंटीबायोटिक्स। समझ गया? और वो कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, और दूसरी कौन सी है, एमोक्सिसिलिन। बेटा पेनिसिलिन का यूज बंद कर दिया, अब हम एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। ये फंगस है मेरे भाई, ये बैक्टीरिया को रोक देते हैं, तो वो दूसरी मेडिसिन देता है। अब साथ में क्या करता है, एक छोटी सी मेडिसिन और देता है, छोटी सी, वो होती है एलर्जी की मेडिसिन, कि कहीं कोई मेडिसिन रिएक्ट ना कर जाए, बच्चे को एलर्जी, तो 3-4 तरह की दवाइयां देता है, जिसमें मेन होती है एंटीबायोटिक। तो जल्दी बता, फंगस क्या करेगा? फंगस बेसिकली एंटीबायोटिक हमारे बनाने में हेल्प करेगा। तो फंगस से हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। उसके अलावा जो पानी में हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई हैवी मेटल है, मरकरी वगैरह मिला हुआ है, तो ये फंगस उनको डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा, ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी ना आए, बॉडी में जहर ना फैले। इसके अलावा ये क्या करेगा, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमारे वातावरण को गंदा कर रहा है, उसको खाएगा और खत्म कर देगा, साफ कर देगा। तो ये सारे काम कर रहा है। तो ध्यान रखिए बेटा, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करता है, पेनिसिलिन और इन सब में यूज होता है। उसके बाद हैवी मेटल्स को साफ कर देता है, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट कौन सा है, बुडिंग। कौन सा है, बुडिंग? बुडिंग नहीं है बेटा, बडिंग। क्या है, बडिंग?
तो इसको समझेंगे, बडिंग को समझेंगे। तो ध्यान से सुनियो बडिंग क्या होता है। बहुत सिंपल, एक बार मैं समझाता तेरा भाई, देख ध्यान से। तुझको क्या करना है भाई, एक टेस्ट ट्यूब ले ले। क्या ले ले, एक टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में 20 ml शुगर सॉल्यूशन डाल दे। अब बोलेगा भैया शुगर कैसे बनता है, अबे चीनी और पानी का सॉल्यूशन मिला और उसको डाल दे, और उसमें 2-4 बूंद ऐसे छुड़क 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 करके क्या छिड़क दे, इसमें 2-4 बूंद करके यहां पे छिड़क दे ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, खमीर। ईस्ट क्या होता है, खमीर। खमीर भी नहीं पता मेरे को तो भैया। अबे भाई, अरे भाई कौन से गोला से आया रे। अबे खमीर होता है जो भटूरे वटूरे में डलता है ना, उसको फुलाने के लिए, उसको खमीर बोलते हैं, उसको ईस्ट बोलते हैं। इडली में पड़ता है, भटूरे में पड़ता है, केक्स में पड़ता है, जिनसे उनमें फूलापन आ जाता है, स्वेल हो जाता है, उसको ईस्ट बोलता है। ठीक है, तो इसमें हमने पिंच ऑफ ऐसे ईस्ट डाल दिया और ऊपर से ऐसे कॉटन लगा दिया थोड़ा सा, और उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब जब मैंने उसको क्या करा, यहां से थोड़ा सा ड्रॉप निकाला और माइक्रोस्कोप में रखा, मैंने देखा कि भाई ईस्ट में ऐसा लड्डू सा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इसने बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया ना। न्यूट्रिशन मिलते ही खाया और बच्चा पैदा, खाया और बच्चा पैदा। और जैसे ही ये जो चीज निकाला, इसको बोलते हैं बर्ड। क्या बोलेगा बेटा, बर्ड। अब इसको लगेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब ये सारे काम खुद करेगा, फिर उसको डिटैच कर देगा, हो गया बडिंग खत्म। तो बडिंग क्या है, बड क्या है, इज एन आउटग्रोथ, इज एन आउटग्रोथ, जो यहां से बाहर निकलती है। ठीक है, ये आउटग्रोथ होती है, हो गया बडिंग। सिंपल है कि नहीं है। अब देख, ये तो मैंने तेरे लिए बनाई थी मैं, ताकि तेरे को समझ में आ जाए कि माइक्रोस्कोप में रखने के बाद उसमें ऐसा बडिंग दिखाई दिया, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अगला, अब एक बात बता मेरे भाई, अगर तूने दिमाग लगाया हो, मुझे ये बात बता, ये फंगस हवा में आया कहां से। अरे अभी तो मैंने बताया कि फंगस एयर में पड़ा होता है। भैया एयर में कहां से आया, चंद्रमा से आया? नहीं भैया, जुपिटर से आया होगा। अरे नहीं भैया, मुझको लगता है शायद सन से आ गया होगा। हाँ, सन में सरवाइव तो कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसको तो गर्मी चाहिए। हाँ, तो सन भी गर्म है। ओ मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आधा देख भाई, समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा, फील लियो इस चीज की। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुईस पैस्चर, और लुईस पैस्चर ने क्या बोला, लुईस पैस्चर ने बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आए कहां से, इनको समझाया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने श्वान नेक फ्लास्क ले लिया, श्वान नेक राउंड बॉटम फ्लास्क, तो इसको श्वान नेक बोलते हैं, और इसमें न्यूट्रिशन भर दिया, ऐसे न्यूट्रिशन भर दिया, और उसके ऊपर ऐसे कॉक लगा दिया और इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद छोड़ के चले गए। इन्होंने देखा यार अंदर कुछ आया ही नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है यार। उसके बाद क्या करा, इन्होंने कहा एक काम करता हूं, तोड़ देता हूं, और जैसे ही तोड़ा तो अंदर, इसके अंदर देख रहे हो लाइफ आ गई, नई नई लाइफ क्रिएट हो गई, नए नए ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो ये ध्यान रखना, यहां से नए नए ऑर्गेनिजम्स आए, जिन्होंने इन्होंने प्रिडिक्ट करा, ओ इसका मतलब लाइफ कहीं पहले थी, वहां से लाइफ आई है। समझ में आ गया भाई, अंदर लाइफ नहीं थी, नहीं आई, तोड़ते ही बाहर से आई है लाइफ, इसका मतलब पहले कहीं थी। तो इन्होंने क्या बोला, जो लाइफ है वो कहां से आती है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से लाइफ से आती है। अब तेरे मन में आएगा भैया वो पहले वाली लाइफ कहां से आई। बेटा अगर इसके पीछे बहस करने लगे ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर इसका सवाल नहीं मिलेगा, इसका आंसर नहीं मिलेगा। बहुत साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है, 11th-12th में पढ़ाता हूं उनको, तो बताता हूं कि बहुत रिसर्च लगी है। तो टेंशन मत ले, अब इतना याद रख कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कहां से आए, पुराने कहीं ऑर्गेनिज्म थे वहां से। अब बोलेगा वो कहां से आए, मैं बोलूंगा उनसे पहले से आए, फिर बोलेगा वो कहां से, मैं बोलूंगा उनसे पहले से आए। तो बेटा चलता रहेगा, तो चिंता ना कर, तू अपना आगे पढ़, ठीक है। तो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बाहर कोई ऑर्गेनिज्म थे, वहां से वो लाइफ इसके अंदर आ गई जो कि उसमें नहीं आ पा रही थी। लुईस पैस्चर हो गया खत्म, ठीक है। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देख भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम द प्लांट पार्ट इटसेल्फ, मतलब प्लांट का प्लांट से ही जन्म हो जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भैया आज से पहले तो मैं बीज लगाता था, नहीं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बीज लगाने की जरूरत नहीं है, प्लांट के पार्ट से ही प्लांट बन जाएगा, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ध्यान सुनियो, तो हमारे पास ना एक लीफ है, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम है। जब मैंने इस लीफ को एनालाइज किया, इसको समझा, तो मैंने देखा भाई इसमें छोटी छोटी छुटकी छुटकी नन्ना नन्ना लीफ निकल रहा है, प्लांट से प्लांट निकल रहा है। समझ में आया तो मेरा दिमाग चकराया, ओ ये तो कोई खास मेथड हो सकता है, तो अभी बताऊंगा तेरे को आगे। अब इस लीफ को ब्रायोफाइलम बोलते हैं, हिंदी भाषा में बताऊं क्या बोलते हैं इसको, पत्थर चट्टा, इसका नाम है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा पता है क्या करता है, जिन लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, बेसिकली जिनको स्टोन हो जाता है, वो आयुर्वेदा में लिखा हुआ है अगर इस पौधे को कंज्यूम करेंगे तो उनका स्टोन साफ हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पत्थर चट्टा दिया। पत्थर को चाट जाए,
बिल्कुल साफ कर दे, इसलिए इसका नाम पत्थर चट्टा रखा था, तो इसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं। तो याद रखियो, अभी पत्थर चट्टा नहीं रखना है, कहीं बोले पत्थर चट्टा पिटाई लग जाएगी, तो ध्यान रखियो। मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी प्लांट की फ्रॉम द प्लांट पार्ट, स्टेम से, रूट से, लीफ से। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ चल। अब मेरे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से होता है, कौन कौन सा? पहला होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब पेड़ से खुद ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या निकल गया, नया पौधा निकल गया, इसको बोलते हैं नेचुरल, अपने आप निकला, मैंने नहीं निकाला। ठीक है, कहीं बोले भैया आप निकाल कर लाए हो, ना भाई ना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ना था। अगला है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देख आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में हम तीन तरीके से करेंगे, पहला करेंगे कटिंग, दूसरा करेंगे लेयरिंग और तीसरा करेंगे ग्राफ्टिंग। भैया कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग क्या होता है, देख भाई, भैया मेरा कैमरा फिर से एक बार हीट हो गया, तो चलता ही क्यों है भाई, 2-2 मिनट में तो तू हीट हो जाता है यार, मैं तो इससे हो गया परेशान, 2-2 मिनट में टुक 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 करने लग जाता है। चल आ जा, एक बार समझा ही देता हूँ तेरे को लेयरिंग ग्राफ्टिंग कटिंग क्या होता है। सबसे पहले करेंगे कटिंग, 5 मिनट तो चलेगा, 5 मिनट तो दम देगा, और 5 मिनट में तो 2-3 स्लाइड हम कराई देंगे। अब देखो सबसे पहला आता है कटिंग। तो कटिंग के लिए इतना सब फालतू एक्सपेरिमेंट लिखा है, कुछ नहीं करना, तेरा भाई बताएगा। देख कटिंग में क्या करना है, तो ये हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने क्या करा, इनको एक डीप नॉलेज थी प्लांट्स की, तो इन्होंने क्या करा बेटा, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे, नोड। बोल समझ में आ रहा है? अब इसको भी क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। समझ गया, एक नोड वो हो गया, एक नोड ये हो गया, दोनों नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड। तो इन्होंने क्या करा, यहां से एक स्टेम ले लिया, इस स्टेम को लिया, काटा और उसमें ऑब्लिक ऐसे तिरछा कट लगा के जमीन में डाल दिया, और जमीन में डालने के बाद उसमें न्यूट्रिशन डाल दिया और छोड़ दिया। और कुछ समय के बाद जब देखा तो भाई ऑटोमेटिक एक नया प्लांट बन गया, इसको बोलते हैं कटिंग। तो कटिंग में क्या करेंगे, नोड से एक स्टेम निकाल लेंगे, जमीन में डाल देंगे और नया प्लांट रेडी हो जाएगा। कटिंग खत्म। क्या ये खुद किया, क्या ये खुद हुआ या मैंने करा? मैंने करा ना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चल भाई अगला देख, ग्राफ्टिंग। अरे भाई कुछ ना जानना तू कुछ ना जानना, तेरे को जो उतना बता रहा हूं उतना करियो। देख ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हटा, मैंने सब सिंप्लीफाई कर दिया तेरे लिए। देख ग्राफ्टिंग में क्या करना है, ध्यान से, ये पीला वाला फूल को मैं छिपा लेता है, दिख तो नहीं रहा है, अब तो नहीं दिख रहा होगा ना, तो ध्यान से इस पौधे में, भूल जाए इसको, इस पौधे में सिर्फ गुलाबी फूल आते थे। मेरे को लगा मेरे अंकित भाई को, अरे अंकित भाई से याद आया, तुम्हें एक चीज बताओ, ये अंकित भाई की शर्ट चोरी करी है ये मैंने अंकित भैया की शर्ट चोरी कर ली। भाई दे नहीं देते यार, मैंने बोला शर्ट दे दो, कह रहा नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है मैं चोरी कर लूंगा, मैंने चोरी कर ली। जब जा रहे थे ना वो कल, मैंने बैग से निकाल के पीछे टांग दी, अब पहन ली दोबारा से। भाई मैं शर्ट रही थी, क्या करता, तो मैंने उन्हीं की शर्ट मार ली। हाथ बढ़िया लग रहे ना, स्मार्ट लग रहा है शर्ट में, तो भाई उन्हीं की शर्ट चोरी करी है। अब आएंगे सुबह वीडियो देखेंगे, हे मेरी शर्ट, अरे अब तो पहन ली, अब क्या कर सकते हो, अब तो हो गया कांड, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऐसे ही क्या हुआ, अब शर्ट तो चोरी करी है, अंकित भैया को गुलाबी फूल पसंद नहीं है, तो मैं उनको पीले फूल दूंगा देखना कैसे दूंगा पीले फूल। तो हाँ समझाता हूं। तो हुआ क्या था, इस पौधे पे सिर्फ और सिर्फ गुलाबी फूल आते थे। अंकित भैया ने कहा मुझे इसे पीले फूल ला के दे, तूने मेरी शर्ट चोरी करी है। तो मैंने क्या करा, कहीं से एक पीले फूल की स्टेम ले आया और उसमें यहां पे ऑब्लिक कट लगा दिया। बेटा ऑब्लिक कट्स का मतलब क्या है, तिरछे कट, ऐसे तिरछे कट लगा दिए। एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया, और दोनों स्टेम्स को ऐसे टच कर दिया, और टच करने के बाद ऐसे पिन्नी से बांध दिया, और पिन्नी से बांधने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया। पहले इस पे गुलाबी आते थे, कहीं से टहनी चोरी करके लाया, कट्स लगाए और दोनों का ऐसे बांध दिया और चिपका दिया, और चिपकाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा, हील होगा, है ना, ये अपने घाव भरेगा, तो जख्म भरेगा, भरने के बाद क्या होगा, यहां पे एक चीज डेवलप हो जाएगी, ग्राफ्ट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ग्राफ्ट। और कुछ समय के बाद मैं इस टेप को हटा दूंगा और अब देखूंगा कि इसी पौधे पे पिंक फ्लावर भी आ रहे हैं, पीले फूल भी आ रहे हैं। और अब मैं अंकित भैया को पीले फूल दे दूंगा, भाई तेरी शर्ट चोरी करी थी, ले भाई अपने पीले फूल ले ले यार, अब मेरे से मत लड़ियो, मैं तेरे को शर्ट के बदले तुम्हारे को मैंने पीले फूल दे दिया, ठीक है भाई। हाँ तो ये ध्यान रखें, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। थर्ड इज लेयरिंग। भाई हटा मत समझ कुछ क्या लिखा है, देख लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में क्या होता है बेटा, जब एक प्लांट फुली डेवलप हो जाता है तो उसकी एक स्टेम जाके जमीन को टच करती है, और जब जमीन को टच करती है तो वहां पे नई नई रूट्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं, और वहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। समझ गया। उसके बाद ये डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये प्लांट अलग हो गया, ये प्लांट अलग हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लेयरिंग बोलेंगे। है ना सिंपल, बोल समझ में आया लेयरिंग कितना सिंपल है। इजी लगा टफ लगा,
इजी लगा ना? ओके भाई। अब देख भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन ने एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करी। एक बात समझ, तेरे को मैंने बोला आज तेरे को खेती करना है मेरे साथ में, हम लोगों को मिलके खेती करना है, हमें सबके लिए फसल उगानी है, पर मेरे को एक शर्त दे दिया किसी ने कि तुम्हें बीज नहीं दूंगा। मैंने कहा मत दे बेटा, मेरे को और मेरे भाई को साइंस आती है, मेरे बच्चे को साइंस आती है। मैंने क्या करा, बीज तो नहीं कहा टहनी दे देगा, तो मैंने कहा टहनी दे दे। तो उसने क्या करा, हमें टहनियां दे दी, स्टेम्स दे दी। मैंने कहा मुझे ना 1000 स्टेम दे दे। कह रहा ठीक है ले ले, उसको ये थोड़ी ना पता था मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने सब में ऑब्लिक कट्स लगाए और खट 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 लगाता हुआ चला गया। अब जल्दी बता, जब सब स्टेम्स को मैं लगाऊंगा, जब सब स्टेम्स को लगाऊंगा तो सब में से पौधा आना शुरू होगा। कटिंग वाला स्टेप लगा दिया मैंने। तो याद रखना बेटा, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से फार्मर्स की इसी तरह की हेल्प करी। हम क्या करेंगे, पौधे तो लगा देंगे लेकिन वो सारे दिखने में एक जैसे होंगे, क्योंकि हमने बेटा एक ही स्टेम का तो यूज किया। तो याद रखना इसमें जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या करेंगे, प्लांट्स को हम लार्ज स्केल पे उगा सकते हैं और जो चाहे वो वाले हम जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सकते हैं। तो लार्ज स्केल पे फसल को उगाया जा सकता है बिना किसी सीड के। तो ये ध्यान रखिए, बिना किसी सीड के। एंड द लास्ट, टिश्यू कल्चर। इससे भी बेहतरीन टेक्निक तुम्हें समझाता हूं, टिश्यू कल्चर। तो देख टिश्यू कल्चर क्या होता है, ध्यान से सुनियो, फिर मेरा कैमरा हीट हो रहा है, मैं इसको चार्जिंग लगाऊंगा फटाफट से, पता चला कभी भी हाथ में अपनी छोड़ देगा। ठीक है बेटा, इससे भी परेशान हो गए। जिस दिन लाइव आएंगे ना, लाइव का बता देता हूं भाई, हमारा लाइव का जो वो है अभी मोटिव है, हम आएंगे लाइव 10K पर, ट्राई करेंगे कि 10K पे आ जाए बेटा। अभी रिसोर्सेज थोड़ी सी कम है हमारे पास, ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि 10K पे किसी तरीके से लाइव आ जाए। अभी बातें करूंगा तुम लोगों से बहुत सारी, चिंता मत करो, अभी तो पढ़ा लूं पहले, फिर बातें करूंगा, फिर बताऊंगा ये, तो पहले पढ़ ले यार। ठीक है, तो ध्यान सुनियो, मान ले ये क्या है, मेरे पास प्लांट है, ये प्लांट पूरा ग्रो कर रहा है। तेरे को मैंने एक चीज बताई थी कि जो इसकी टिप होती है, उस टिप पे एक खास तरीके का मेरिस्टेम होता है। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। जल्दी बोल, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? इसके पास ना सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, खट 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 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अगर पूरे प्लांट में, अब ये गया, अब ये गया, अब ये रेड हो गया, ठीक है, तो अगर पूरे प्लांट में डिजीज है, पूरे प्लांट में डिजीज है, पूरा प्लांट बीमार है, बट इस पार्ट में बीमारी नहीं आती, इस पार्ट में बीमारी नहीं आती, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने देखा एक काम करते हैं, यहां से सेल्स को निकाल लेते हैं। जैसे ही डिवाइड हुआ तुरंत हमने उसमें सेल निकाल दिया। तो हमने क्या करा, सेल निकाल लिया, और सेल में डिजीज नहीं पहुंच पाती, तुरंत थोड़ी ना पहुंच जाएगी, निकाल लिया। और निकालने के बाद बेटा उस सेल को रख दिया न्यूट्रिशन मीडियम में। अब न्यूट्रिशन मीडियम में जाने के बाद सेल्स ने क्या करना शुरू करा, खट 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 न्यूट्रिशन खा के डिवाइड करना शुरू करा। और डिवाइड करा तो एक सेल्स की गांठ बन गई, एक सेल्स का झुंड बन गया, एक सेल्स का गुच्छा बन गया। उसको क्या बोलेंगे हम, कैलस फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे छुटके छुटके प्लांट्स बनाएगा, छुटके छुटके प्लांट बनाएगा, जिसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और फाइनली हमारे पास बहुत सारे छोटे 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 प्लांट्स आ जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है, ये सारे प्लांट दिखने में एक जैसे होंगे, सारे प्लांट दिखने में एक जैसे होंगे, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, सबकी कैपेबिलिटी सेम होगी। बस ये एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन बिना सीड के हम लोगों ने क्या उगा दिया, नया प्लांट उगा दिया। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो याद रखना, प्लांट्स को हम कहां से लेते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि वहां पे डिजीज नहीं पहुंच पाती। आ गई बात समझ में? अरे सिंपल है या मुश्किल है, बोल समझ में आ गया? तो भाई हमारा यहां पे ये वाला पार्ट हो गया फिनिश। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे को 5-10 मिनट देना, मैं इसको फटाफट से चार्ज कर लूं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता हूं फटाफट से। ठीक है भाई, जाइए मत कहीं, 5 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है, कहीं जाना नहीं है। हाँ, तो फाइनली हमारा कैमरा हो गया चार्ज। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई कि कम से कम 2-3 बार तो मान ले कि बीच में मुझे चार्ज करना पड़ेगा। टेंशन मत लो यार, चैप्टर पूरा करा के जाऊंगा भाई, पूरा का पूरा चैप्टर कराऊंगा, चाहे मेरे को दिन में ये 50 बार चार्ज करना पड़ जाए। ठीक है, इसका समाधान करेंगे यार, तो टेंशन नहीं लेते। तो देखो भाई, अब भी हमारा पूरा एसेक्सुअल वाला पार्ट तो पूरा हो गया खत्म। अब चलते हैं सेक्सुअल। और अब तुम्हारे दिमाग के तार थोड़े से मैं हिलाने वाला हूं, तो देख क्या कहने वाला हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। क्या बोल रहे भैया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है, अब तक हमें यह पता था कि इंसान सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। भैया पेड़ कैसे करता है?
इसमें तो ना लड़के का पता चलता है ना लड़की का पता चलता है। तो बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेड़ भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। समझ में आया? पेड़ के अंदर भी लड़का और लड़की आइडेंटिफाई करा जा सकता है। किस तरीके से पता चलेगा कि ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, सब बताता हूं, टेंशन ना ले। और ये कैसे करता है वो बताता हूं। तो देख भाई ध्यान सुनियो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसकी? एक पार्ट की, जिसको बोलते हैं फ्लावर। ठीक है भाई, तो बिना फ्लावर के ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब एक बात सुन भैया, यूनिसेक्स क्या होता है पहले बता देता हूं। यूनिसेक्स का मतलब होता है वन सेक्स, मतलब बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेक्स होगा, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। जैसे हम लोग अभी सेपरेट है, मेरी बॉडी में सिर्फ मेल, किसी दूसरी फीमेल है उनकी बॉडी में सिर्फ फीमेल, ऐसा नहीं है एक ही बॉडी में मेल और फीमेल होता है, नहीं, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है बेटा? जब सेम बॉडी के अंदर मेल भी छुपा हो और फीमेल भी छुपा हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बोल समझ में आ गया? अरे तुम यार कटिंग वटिंग कराने कभी गए होगे ना, वहां लिखा होता है यूनिसेक्सुअल होना। अरे कंफ्यूज क्या लिखा है ये? हम तो बस बाल कटवा के आ जाते हैं। यूनिसेक्स का मतलब वहां पे एक ही सेक्स के बाल काटे जाते हैं, आइदर मेल और आइदर फीमेल। ऐसे लिखो ना बाइसेक्सुअल सलून। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? बाइसेक्सुअल तो मैंने देखा नहीं है, यूनिसेक्स ही देखा है मैंने तो बाइसेक्सुअल अगर लिखा हो तो उसमें दोनों के बाल, ऐसा ऐसा समझ सकता है। ठीक है, तो याद रखिए बाइसेक्स में दोनों सेक्स होंगे एक ही बॉडी में। तो यह फ्लावर। अब फ्लावर में पता कैसे चलेगी कौन मेल है कौन फीमेल है? तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देख भाई, इसको बोलते हैं पेटल। पेटल का मतलब पंखुड़ियां। ये हमारा सेपल, सेपल को दूसरे नाम से कैलिक्स भी बोलते हैं। सेपल क्या होता है? ध्यान सुनना, बैंगन देखा, बैंगन, बैंगन में वो हरा हरा सा ऊपर देखा है, उसको ऐसे छीलते हैं, फिर बैंगन के ऐसे ऊपर से तोड़ देते हैं, तो वो जो है ना वो बैंगन को पकड़ के रखता है। ऐसे फ्लावर नीचे से हरा हरा सा होता है ना, ऐसे छीलता है उसको, तो पूरे फ्लावर को पकड़ के रखता है, मैं तेरे को कहीं जाने नहीं देगा। तो ये है सेपल। तो सेपल क्या करता है? पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है। समझ गया? तो ये बहुत अहम हिस्सा है। अगला क्या तुमको ये दिख रहा है? स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा ने हमारी स्टाइल, बात समझ में आ गई? तो इसका क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और ये सूजा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं ओवरी। और ये तीनों मिलके बनाते हैं फीमेल पार्ट। समझ गया? तो फ्लावर में ये है फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसका दूसरा कलेक्टिवली हम बोल देते हैं पिस्टिल। क्या बोल देंगे इनको? पिस्टिल बोल देंगे। टेंशन मत लेना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको पिस्टिल बोला जाता है। कहीं बोले भैया कि भैया अब मेरे को फीमेल बोलना है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा फीमेल लिबरल? नहीं, तो मेरे को सीधा बोल पिस्टिल, मैं समझ जाऊंगा कि वहां स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की बात कर रहा है। समझ गया? अब इसके अंदर मेल भी छुपा हुआ है, इसी बॉडी में मेल भी है, देख ध्यान से। तो ये एंथर और ये फिलामेंट और ये मेल बॉडी, और मेल बॉडी को कलेक्टिवली बोलते हैं स्टैमन। समझ गया? तो जल्दी बता, ये एक फूल है और इस फूल पे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में जो फूल है ना उसमें मेल भी है दोनों और फीमेल भी है। तो बताइए कैसा प्लांट हुआ? बाइसेक्सुअल। कैसा प्लांट हुआ? बाइसेक्सुअल। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ओके मेरे भाई, आगे चले क्या? ओके देख ध्यान से देख, हटा इसको। ये क्या लिखा है एक बार में समझाता हूं। एनसीईआरटी के डायग्राम से मुझे समझ नहीं आता, तेरा भाई लेकर आया तेरे लिए एक बिंदास ताबड़तोड़ डायग्राम, ये मैंने बनाया। तो देख आजा, देख इसको मैंने कैसे समझाता हूं, ध्यान सुनियो ध्यान से। क्या ये मेल पार्ट है? क्या बोलते हैं? तो भैया ये तो तगड़ा लग रहा है यार, है ना? हाँ भाई तगड़ा ही लगेगा। तो ये क्या है? एंथर। अब एंथर के अंदर ना एक केमिकल भरा होता है, एक चीज भरी होती है, उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है? हमारे पॉलन ग्रेन नेकेड आई से दिख जाते हैं, पर तरीका बताऊंगा कैसे। ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये है मेल गैमीट्स। क्या है ये? जैसे मेरी बॉडी से स्पर्म निकलता है ना, ऐसी प्लांट में से ना एंथर में से स्पर्म नहीं निकलता, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। समझ गया भाई? समझ गया ना भाई? अब देख, ये पॉलन ग्रेन्स जो है ना, इनको जाना है कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर जाना है। कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिए स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पे आके पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। उसके बाद ये क्या दिख रही है तुम्हें? स्टाइल। ये एक ट्यूब है। ये क्या है? एक ट्यूब है। आगे बताऊंगा इसका काम क्या है, टेंशन नहीं लेनी। तो एक ट्यूब है। उसके बाद नीचे क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है? क्या तुम लोगों को ये दिख रहा है? सूजा हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे बेटा? ओवरी। और ओवरी के अंदर छुटका छुटका ऐसे नन्ना नन्ना बीज सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। समझ गया भाई? तो ये कहानी है हमारी कि एंथर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टाइल एक ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ देती है, और अंदर छुटका छुटका मुझको क्या दिख रहा है? ओव्यूल दिख रहा है। कहानी क्लियर है? ओके भाई, समझ गया? तो अब ये सब इंग्लिश भाषा में लिख दिया। क्या लिख दिया? फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसी टहनी जैसा होता है। ओके, एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, समझ गया भैया मैं। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है थोड़ा सा। देख बेटा,
ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म तो होता है बट ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है और इसके ऊपर ना हल्का हल्का छुटका छुटका हेयर्स लगा होता है, तो ध्यान रखियो इसके ऊपर हेयर लगा होता है, चिपचिपा होता है। अगला स्टाइल क्या होती है, ये क्या करती है, स्टिग्मास को ओवरी से कनेक्ट कर देती है, बता दिया। ओवरी क्या होती है, ये अंदर बहुत सारे, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स और एग सेल। बताऊंगा क्या टेंशन है। और आगे चल के क्या बनाएगा, फ्रूट एंड सीड बनाएगा। नहीं आया भैया समझ में, ऐसे आएगा भी नहीं। अरे यार मैं बता रहा हूं यार, घबरा क्यों रहा है यार, तू बहुत जल्दी डर जाता है। ध्यान से सुन, स्टोरी को आरंभ करते हैं फिर समझाऊंगा। तो देख हुआ क्या था, इनको बच्चा पैदा करने के लिए, ऐसे स्टोरी समझ ले, ओवरी के अंदर छुपा हुआ है एक चीज जिसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलेंगे, एग सेल। ये इसके अंदर छुपा हुआ है, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। यहां पे है पॉलन ग्रेन्स, इन पॉलन ग्रेन को इसके अंदर जाना है, यहां पे जाना है, समझ गया, इसको इसके अंदर जाना है। लेकिन अरे इसको यहां पहुंचाने के लिए पहले पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि फूंक मार दी और पॉलन ग्रेन वहां उड़ के चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसको यहां से पहले यहां पहुंचाना पड़ेगा और यहां पहुंचाने के लिए हम बेटा दो टाइप से पहुंचाएंगे इसको, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। भैया पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब है बेटा, पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। और ये दो टाइप से हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। भैया सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, भाई सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ये फूल था, ऐसे फूल लगा हुआ, कह रहा मुझको जरूरत नहीं है किसी का, मैं खुद चला जाएगा, मेरे को मत बताओ, मैं खुद जाऊंगा। तो इसने क्या करा, ऐसे पॉलन ग्रेन छिड़क दिया, ऑटोमेटिक स्टिग्मा के ऊपर चला गया। तो याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो जाती है और पॉलन ग्रेन खुद पे खुद चले जाते हैं, खुद पे खुद वहां पहुंच गए। ये यहां पे भाई एक फूल है, वहां पे एक फूल है, वहां पे कह रहा भैया मेरे को वहां तक पहुंचा दो, थोड़ा सा छोड़ दो। मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। मैंने ऐसा पॉलन ग्रेन को पकड़ा, लेके गया, मैंने कहा ले तेरे को छोड़ दिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली क्या करते हैं, दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, क्या है बेटा, दो डिफरेंट फ्लावर है और दो डिफरेंट फ्लावर में हमको क्या करना है, पॉलन ग्रेन को यहां से यहां पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, समझ गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक फूल से दूसरे फूल पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके जाएंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात बता, ये पॉलन ग्रेन में हाथ में पकड़ के ले जाएगा क्या, ए बोलना रे, मैं ऐसे हाथ पकड़ में ले गया क्या और वहां पे छिड़क दिया, ना भाई ना ऐसा नहीं होगा रे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन ऐसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, पॉलन ग्रेन को यहां से वहां तक ले जाने के लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं, कुछ लोग लगेंगे और उनको बोलते हैं पॉलिनेटर्स। क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर, समझ गया, कौन लगेगा, पॉलिनेटर। तो अब ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये कौन कौन से हैं, ध्यान सुन। तो पॉलिनेशन हमारे पास विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन, ये हमारे पास चार टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड, ये चारों मदद करेंगे वहां से वहां ले जाने में, समझ गया। तो देख कैसे करेंगे, ध्यान सुनियो। सबसे पहला आता है विंड पॉलिनेशन। भैया विंड पॉलिनेशन क्या होगा, यहां पे ना ये फूल था, दूर जो बैठा हो ये इंतजार कर रहा है मुझको पॉलन ग्रेन दे दो। तो ये क्या हुआ, जैसे यहां पे आया इसने कहा वेट, हवा आई, सुर करके मारा, सारे पॉलन ग्रेन उड़ के चले गए एक तरफ और जैसे ही गए खच 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 खच, जल्दी बोल इसका स्टिग्मा कैसा है, चिपचिपा है ना, देखो ओ पॉलन ग्रेन सारे, पॉलन ग्रेन सारे, चिपका ले चिपका ले चिपका ले, फटाफट चिपका लिया, बोल समझ गया। तो क्या ये हवा से गए, क्या ये हवा से गए, विंड पॉलिनेशन, मैंने नहीं हाथ लगाया, अपने आप गए भाई हवा से। हाँ कहीं बोले भाई दीपक भाई आपने पहुंचा देना, हाँ भाई ना। अब एक बात बता, तेरे दिमाग में एक सवाल आएगा, प्लांट यहां पे था, प्लांट यहां पे था, पॉलन ग्रेन्स आए यहां से, हवा थी इस तरफ, ऐसे फिश मारा चले गए। मान ले जैसे यहां गए एकदम से हवा उल्टी दिशा में बह गई, तो क्या होगा, तब तो पहुंचे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है और इसी प्रॉब्लम का समाधान इस पेड़ ने पहले ही निकाल दिया। इसने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं और पॉलन ग्रेन फेंकूंगा, कभी तो मौका मिलेगा जिंदगी में। तो इसने क्या करा, ये जब भी पॉलन ग्रेन बनाता है लार्ज अमाउंट में बनाता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज के चांसेस बहुत सारे हैं। हवा की दिशा बदल जाती है ना, अबे हवा की दिशा बदल गई तो पॉलन ग्रेन वेस्ट हो गया, तो वहां तक पहुंचा नहीं तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनाता है, याद रखियो, ठीक है। अभी बताऊंगा दोबारा,
अब देख इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है भाई, इस बार हवा भी नहीं चली, प्लांट उदास बैठा, मेरे को पॉलन ग्रेन चाहिए, मेरे को बच्चे पैदा करने हैं। एक आया इंसेक्ट, क्या मैं करेगा तेरी मदद, ठीक है, तो इंसेक्ट आया भिनभिनाता हुआ। तो देख बेटा ये क्या है हमारे पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि ये कीड़ों को ना अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इनमें एक सुगंध होती है ताकि कीड़ा भिनभिनाता हुआ भिन 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 करता हुआ इनके पास आ जाए। तो जैसे ही कीड़ा इनके पास आया भिनभिनाता हुआ शहद के लिए, ये सारे पॉलन ग्रेन इसके पाँव में लग गए, पैर में लग गए। अब क्या हुआ, पैर में लग गए, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है। फिर क्या करा, भिनभिनाता हुआ, ओ पूरा एक फूल, उस पे चलता हूं, भिनभिनाता हुआ यहां चला गया। और जैसे ही यहां गया, पैर में चिपके हुए थे ना, जैसे इस पे मंडरा रहा है, कटक मंडरा रहा है, इसके सारे पॉलिनेशन यहां चिपक गए, देख आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, है ना आसान। अगला देख वाटर पॉलिनेशन क्या होता है। भैया वाटर पॉलिनेशन, अरे एक पौधा पानी में है, अब उसको कीड़ा तो देगा नहीं, पानी में हवा तो चलती नहीं, कहीं बोले पानी में हवा चल रही है, तो भैया पॉलिनेशन कैसे होगा। तो बेटा उस समय मान लो ये एक प्लांट है, इसको पॉलन ग्रेन चाहिए, तो ये पानी के थ्रू जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ रहा है, समझ रहा है ना, ओके भाई। अगला देख बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन देख रहा है, इमेजेस कितनी बड़े बड़े बनाए। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन में एक आगे बताऊंगा, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फूल के अंदर अंडे दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो भैया, पागला वागला गए हो का। एक चिड़िया फूल के अंदर अंडा कैसे देती है, अंडा तो इतना बड़ा होता है, फूल इतना सा होता है। नहीं बेटा, एक ना एमोरफेलस नाम का फूल है, उसका 6 फुट बड़ा फूल है, 6 फीट, करीब करीब 6 फीट, मेरे से भी लंबा मान ले, मेरी 5'8" के आसपास हाइट है, 6 फुट लंबा फूल है, बाप रे। तो उसमें क्या करती है वो चिड़िया आके अंडे देती है, खैर छोड़ा भी। तो वो क्या करती है, ऐसे तलाशती है उसको, अंडे देने के लिए तलाशती है। तो उसके पैरों में, पाँव में पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, और चिपकने के बाद जैसी वो दूसरे में जाती है वहां पॉलन ग्रेन छोड़ देती है। समझ गया। तो ये चिड़िया आई, चिड़िया के पैरों में देख, इसके पूरे शरीर पे क्या लग गया, पॉलन ग्रेन, भटकते हुए दूसरे पूछ गई, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, हो गया बर्ड पॉलिनेशन। अरे सिंपल है कि नहीं है। चल अब बता, मेरे को बता, जल्दी बोल, विंड पॉलिनेशन में, जल्दी बोल, विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ज्यादा क्यों निकले, क्यों निकले, क्यों निकले। अरे क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होती है। तो याद रखियो इसमें सीड कम बनते हैं, ये बताऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अगला बता, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट में तो फिक्स है ना कि कीड़ा आएगा ही आएगा, हवा पे डिपेंड नहीं है ना। तो याद रखना इसमें हमें पॉलन ग्रेन्स थोड़े कम बनाएंगे तो चल जाएगा, और इसमें सीड की एश्योरिटी ज्यादा होती है, बीज ज्यादा बनेगा। भैया ये बीज वाला समझ नहीं आया, ये तो समझ में आ गया, मुझे पता है भाई, मैंने पढ़ाया ही कहाँ है अभी, बीज ये सब यही लिखा हुआ है मेरे भाई, और कुछ नहीं लिखा हुआ, समझ गया। ओके भाई, चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देख आगे की कहानी मेरे भाई, ये पूरी राम कहानी समझाने से पहले मैं तुमको एक छुटका सा कॉन्सेप्ट समझाएगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो पहले उसको समझ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन क्या होता है। ध्यान से, अब आने वाला है मजा। तो देख एक बार में सब खत्म, देख ध्यान से, जल्दी बोल, ये क्या निकालता है, पॉलन ग्रेन निकाला। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड करा, किसके ऊपर लैंड करा, स्टिग्मा के। क्यों करा, क्योंकि स्टिग्मा कैसा है, फैदरी एंड स्टिकी, चिपचिपा है और छोटे छोटे बाल है, पकड़ लिया, बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर है ये ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर छुपा हुआ ये लाल वाला एग सेल। तो इस पॉलन ग्रेन को ना इससे जाके मिलना है, जैसे स्पर्म और ओवम होते हैं ना, इससे जाके मिलेगा तभी बच्चा बनेगा। अब ये यार खुद तो जा नहीं सकता, प्लांट को ऐसे चीर के ऐसे चला जाएगा, रे कैसी बात कर रहा है। तो ये क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर लैंड करा, लैंड करने के बाद एक केमिकल की ट्यूब छोड़ी, ऐसा बोला लैंड करा, एकदम ट्यूब छोड़ दी, कि छोड़ दे ट्यूब, करके ट्यूब छोड़ी, केमिकल जा रहा है। तो देख आप क्या कर रहा है, केमिकल खड़ 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 केमिकल जा रहा है, जा रहा 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 जा रहा, कहां घुस गया, ओव्यूल के अंदर घुस गया। ओव्यूल के अंदर घुसने के बाद कहां चला गया बेटा, ओ चला गया एक्सेल के पास। और जैसे ही पॉलन ट्यूब और एक्सेल आपस में टकराएंगे, टकराने के तुरंत बाद ये जो तुमको दिख रहा है ओवरी, ये बना देगा फ्रूट, और जो अंदर छुटका सा तुमको ओव्यूल दिख रहा था वो तुम बना देगा सीड, और हो गई फर्टिलाइजेशन। ये है प्लांट का बच्चा। समझ में आया प्लांट का बच्चा कैसे पैदा होता है। अब ध्यान से सुनियो, समझ गया ना कि पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब छोड़ी, एक्सेल के साथ मिल गया, ओवरी ने बनाया फ्रूट और ओव्यूल ने बनाया सीड। आ गया भैया समझ में, अरे भाई जादू हो गया रे, है ना। तो याद रखियो ओवरी है और ओव्यूल है, कहानी समझ में आ गई। ओके मेरे भाई, अब ध्यान से देख, तो जल्दी बता, मैंगो खाया है,
मैंगो खाया है? अगर तूने बोला बेटा मैंगो मैंने देखा भी नहीं खाया भी नहीं, तो भाई इस गोला का आदमी नहीं है रे तू, ठीक है। हम तो भाई बहुत खाता है आम, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे और मेरे को बताना आम किस किस को पसंद है, जरूर बताइएगा मेरे भाई। तो देखो भाई, देखो भाई, ये क्या है मेरा, ये है हमारा आम। तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा मेरा किससे, फ्रूट। किससे बना होगा, ओवरी। किससे बना है, ओवरी। और ये किससे बना है, ओव्यूल। अब इसको तो मैं खा जाएगा, इसको तो मैं नहीं छोड़ेगा। गुठली का क्या करेगा, गुठली को मैं जमीन में लगाएगा और जमीन में लगा के एक नया पेड़ बना लेगा। हो गया बच्चा पैदा। अरे आई बात समझ में, है ना, इजी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सिंपल लग रहा है यार। ये तो कोई खतरनाक तरीके से नहीं पढ़ा रहा बेटा, देख मजाक नहीं कर रहा, ये सारे कॉन्सेप्ट ना तेरे सच्ची बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये बेटा 11th से आ गए हैं, 9वीं क्लास में थे ही नहीं कभी जिंदगी में, ये 10वीं में थे और 10वीं में भी 11वीं घुसा मारी इसमें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब भी ध्यान से सुन, अब भी ध्यान सुन, ए फर्टिलाइजेशन समझ, जल्दी बोल, जल्दी बोल। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया, किसके ऊपर लैंड करा, सिग्मा। क्या निकली, पोलन ट्यूब। कहां चली गई, ओवरी। ओवरी के अंदर कहां गई, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर कहां चली गई, एक्सेल, और फर्टिलाइज हो गई। और सीधा क्या बना, सीधा क्या बना, सीधा बच्चा बना। अब बच्चे में क्या बनेगा, अरे बच्चे में बनेगा सीड। तो ये सीड कहां से बने भाई, अरे बोल ना, ओव्यूल से क्या बना है, सीड। अरे भाई बोल ना, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। अरे कितना खतरनाक है भाई, अरे कितना खतरनाक है भाई। भाई लग रहा है तेरे को 11th पढ़ा रहा हूं, 11th पढ़ा रहा हूं बेटा पूरी, 90% इसमें 11th डाल दी गई थी। तो समझ में आ रहा है, तो याद रखना, ओवरी डेवलपमेंट फ्रूट, ओवरी डेवलपमेंट सीड। अभी ये किसी काम का नहीं है, आगे चल के मैं बताऊंगा। और इस प्रोसेस को जब ये मिलता है, इससे जाके इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब आजा, अब तो क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी हो गया। एनसीईआरटी के कह रहा है कि भाई मेरे पास चाइना रोज है, चाइना से लाया हो रोज। अरे नहीं भाई, इसका नाम है चाइना रोज, चाइना से नहीं लाया था, कहीं बोले चाइना से लाए हो रोज, ना भाई ना, चाइना रोज है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब ग्रो एंड कंटिन्यूस थ्रू द स्टाइल। कह रहा है चाइना रोज में यहां से पोलन ट्यूब निकली और कहां चली गई, ओव्यूल के अंदर चली गई। तो बता इसमें हुआ क्या, बोल क्या हुआ, बोल क्या हुआ। अरे फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, अरे जाके दोनों मिल गया, तो इसको क्या बोलते हैं यार, फर्टिलाइजेशन। बोल समझ में आ गया, बोल समझ में आ गया। अगला बता जल्दी जल्दी बोल। कह रहा है कैलोट्रोपिस और डेंडेलियन के जो सीड्स होते हैं, तुमने आसपास वो नहीं देखा क्या, अरे जो बाल बाल छोड़ते रहते हैं, जिनमें बीच में एक ब्राउन होता है, जैसे तुम क्लासरूम में बैठ रहे हो वो उड़ के आ गया, फिर तू ऐसे करके खेल रहा है उसके साथ है, देखा है ना वो। क्यों होता है, क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि मुझे सीड को सही जगह पे पहुंचाना है हवा के थ्रू, इसलिए उसके पास ऐसे बाल बाल से स्ट्रक्चर होते हैं। तो याद रखियो कि ये सीड्स क्यों अडेप्टेड थे, ताकि इनमें क्या हो सके, इनमें क्या हो सके बेटा, इनमें विंड पॉलिनेशन हो सके, विंड स्पर्श हो सके। समझ गया। अगला देख क्या कह रहा है, हमने एक फार्मर है, एक किसान भाई है, जिन्होंने 2 अलग अलग मक्के की वैरायटी उगा दी, और इस पे जब तक इसके पॉलन ग्रेन नहीं आएंगे ये बच्चा पैदा नहीं करेगा, ये अगली मक्का नहीं बनाएगा। तो भैया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक अलग प्लांट, दोनों को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यार सिंपल है भाई, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्या तीनों के तेरे को जवाब मिल गए, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन दिस, अरे ये अलग फूल, ये अलग फूल, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गया। देख भाई ये सारा तेरा हो गया खत्म, ये भी हो गया तेरा खत्म। अरे बहुत सिंपल है यार। अब देख ये एक्टिविटी फालतू फंड की एक्टिविटी है, मैं नहीं करा रहा। इसमें बोल रहा है कि ऐसे किसी के गार्डन में घुस जा, ऐसे घर ले और देख कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा कूद जा और कूदने के बाद अपनी एक डायरी और पेन लियो और उसमें देखियो इसमें, हाँ इसमें पेटल्स है टिक कर दियो, इसमें सैपल है टिक कर दियो। ये फालतू एक एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं है, ये बकवास एक्सपेरिमेंट। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी भाई ये भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई, इसको भी हम हटाएंगे, ये किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे महेश्वरी सर पे। देखो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या पढ़ाया, टिश्यू कल्चर पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो हमारे महेश्वरी सर थे, हमारे भारत के महेश्वरी सर थे। अच्छा है ना, देख भारत की बात करी गई है, पहली बार इंडिया के लोगों की बात हो रही है, एनसीईआरटी ने ये अच्छा काम करा। तो महेश्वरी सर ने, ये इंडियन बॉटनिस्ट थे। इंडियन बॉटनिस्ट कौन होते हैं, बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट पे स्टडी करते हैं। तो ये जो थे, इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर बनाया था फर्स्ट टाइम, प्लांट टिश्यू कल्चर किया था इन्होंने फर्स्ट टाइम। मतलब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कि सेल्स निकाल के उसमें डाल दिया, फिर सेल्स फटाफट ग्रो कर रही है, हमारे महेश्वरी सर ने बनाया था पहली बार। समझ गया, सीडलेस प्लांट कैसे ना इन्होंने बनाया था, ठीक है भाई। तो याद रखना, इन्होंने क्या करा, टेस्ट ट्यूब में हाइब्रिड प्लांट बनाया, ठीक है।
इन्होंने क्या करा, प्लांट को न्यूट्रिशन मीडिया में ग्रो कराया, अब भी बताया था तेरे को, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें इनके बाद में याद रखना कि महेश्वरी सर थे, इन्होंने क्या करा था, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने टिश्यू कल्चर बनाया था जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया। उसके बाद इन्होंने आर्टिफिशियल मीडिया लिया जिसमें शरीर में, प्लांट के अंदर बनता है ना, इन्होंने प्लांट का इस्तेमाल किया, प्लांट के शरीर से बाहर निकाल दिया और इसको बोलते हैं इन विट्रो। ओ भाई, इनका मतलब अंदर नहीं, इनका मतलब आउटसाइड है यहां पे। तो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो का मतलब क्या है बेटा, आउटसाइड द बॉडी। तो याद रखना इन्होंने क्या करा, आउटसाइड द बॉडी प्लांट के हमारे लिए एक नया प्लांट बनाया। भाई 2 मिनट दियो यार, मेरे को लग रहा है एसी रह गया बंद, एसी को ऑन कर देता हूं, ठीक है, 2 मिनट देना मेरे को। आ जाओ भाई। यार मैं कह रहा एकदम से माहौल में गर्मी कैसे आ गई भाई, देखा तो एसी नहीं चल रहा भाई, पसीने में। एक तो ये पता है इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, इस बोर्ड का कम से कम पहुंच जाता है 60-65 डिग्री के आधा, भाई भभका मारा है ये बहुत गंदा, तो ध्यान रखना। चलो भाई आगे चलते हैं, हमने महेश्वरी सर के बारे में डिटेल में समझ लिया, अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, ज्यादा नहीं है, अब मान ले आधा घंटा, आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, हार्डली हाफ एन आवर। तो ध्यान सुनियो, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, बेटा ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा 11 से आया भाई, अब इसको समझ ले। तो एक्चुअल में क्या करना है, ध्यान सुनियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, जानता हूं भाई, इन प्लांट ब्रीडिंग, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। भैया प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, अरे भाई प्लांट्स की मेटिंग करानी है। प्लांट्स ब्रीडिंग का मतलब होता है प्लांट्स की मेटिंग। अब प्लांट्स की मेटिंग कराने के ना 3 मेथड है, 3 अलग अलग मेथड है। पहला है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, दूसरा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तेरे को बाद में समझाऊंगा, तेरे को पहले ये समझाता हूं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होगी, जल्दी समझ जाएगा है ना, क्योंकि अभी तो जस्ट अब भी पढ़ा है। देख ध्यान से समझ। एक बात बता, मान ले यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये बहुत लुलू पुलू से पोलन ग्रेन्स है, मतलब बहुत वीक पोलन ग्रेन्स है। अगर ये वीक पोलन ग्रेन इस पे लैंड कर गए तो जो मेरा फ्रूट बनेगा वो भी कैसा होगा, लुलू पुलू सा होगा, एकदम कमजोर सा होगा। क्या उसमें टेस्ट होगा? नहीं। आम तो बनेगा लेकिन मीठा नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मुझे पता चल गया यार ये पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं है, और आता है और चोरी से इसके ऊपर लैंड कर जाता है। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक बैगिंग कर दी, बटर पेपर का बैग चढ़ा दिया। अब आके दिखा, अब जो भी लैंड करेगा वो कहां करेगा, इसके ऊपर। अब मैं गया कि यार एक काम कर दो, बैग तो चढ़ा दिया, चल एक काम करते हैं, बढ़िया सा पोलन ग्रेन ढूंढ के लाते हैं। मैंने कहा हाँ, ओ ये वाला बढ़िया है, मैंने ये पोलन ग्रेन ले लिया, लेकर आया। मैंने कहा लगा तो नहीं है, मैंने बैग को हटाया, पोलन ग्रेन छिड़क दिया। इसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ गया है ना, सिंपल। तो स्टेमन्स आर रिमूव, या तो स्टेमन को कट कर दो, ठीक है बेटा, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, या तो उसको कवर कर दो किससे, बैग से, और फिर उसके ऊपर डिजायर्ड जो तुम चाहते हो वो वाला पोलन ग्रेन छिड़क दो। आगे बात समझ में, 11th का कॉन्सेप्ट है बेटा ये पूरा, इसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग आएगा 10th में, चल पढ़ाऊंगा इसको। अब देख जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ऐसे समझियो, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या बता रहा हूं। देख ये मेरे 2 आम के पेड़ हैं, इस आम के पेड़ में डिजीज बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा बीमार बहुत होता है, लेकिन ये क्या करता है, आम बहुत ज्यादा बनाता है, मैंगो बहुत ज्यादा बनाता है। भाई ये जो प्लांट है इसमें बीमारी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है मैंगो में, इसमें क्या होता है, आम नहीं आते। यार मैं परेशान था, मैं दोनों तरफ से तकलीफ में हूं यार, आम उगाने। तो मैंने क्या करा, इसमें से वो एक जीन निकाल लिया, एक वो डीएनए निकाल लिया, ऐसे समझियो, और इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा, अब ये प्लांट डिजीज फ्री भी हो गया और इसमें क्या आ गया, मैंगो भी आ गया। अब तू सोचेगा कितना आसान है ना। ओ भाई बेटा इसमें ना सालों की मेहनत लग गई है बेटा हमारे साइंटिस्टों की, समझ में आ रही है, उनकी हालत खराब हो जाती है इस काम को करने में। जो मैंने तुम्हें 2 मिनट ऐसे जीन तो बड़ा करके बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, 12th में अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। तो अभी बस कॉन्सेप्ट दे दिया तो इतना समझ ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डिजायर्ड जीन होगा उसको हम प्लांट में डाल देंगे, ठीक है, प्लांट के डीएनए में डाल देंगे। उससे क्या होगा, यील्ड हाई हो जाएगी, डिजीज फ्री हो जाएगा। समझ गया, ए समझ गया भाई, ओके भाई। अब देख सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब, मैं चाहता हूं मेरे आम के पौधे में मैंगो ज्यादा आए, डाल दिया जीन। मैं चाहता हूं मेरा आम का पौधा जल्दी बड़ा हो जाए, डाल दिया जीन। तो जो हमारे फार्मर चाहेंगे हम उस हिसाब से उनमें डिजायर्ड कैरेक्टर डाल देंगे। तो याद रखना, बच्चे जब हम पैदा करेंगे तो फार्मर ऐसे प्लांट को चूज करेगा जिसमें उसके मन चाहे कैरेक्टर्स होंगे, जिससे प्लांट क्या होगा, जल्दी से जल्दी अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। इजी है कि टफ है, सच्ची सच्ची बताइयो, समझ में आ गया। नेक्स्ट,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों की आत्मा और शरीर का सम्मेलन हो जाता है अलग, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हो क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तो कौन सा टॉपिक है? मियोसिस एंड माइटोसिस। कौन सा है? मियोसिस एंड माइटोसिस। अब भी कुछ नहीं दिखा रहा मैं तेरे को, अभी जितना मैं बताएगा तेरे को उतना समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ध्यान से सुन, मैंने क्या करा, मेरा ये शरीर, मैंने क्या करा, मैंने यहां से एक सेल निकाल लिया, कोई भी एक सेल निकाला, उसको माइक्रोस्कोप में रख दिया। माइक्रोस्कोप में रखने के बाद मेरी नन्हे बच्चे, अरे मेरे भाई ये सेल है और ये क्या है इसके अंदर, ये गोलाकार क्या है? न्यूक्लियस। समझ गया? ओके। अब न्यूक्लियस में ये हिस्सा जो है इसको बोलते हैं डीएनए। डनानी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मेरे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए छुपा हुआ था और डीएनए ही वो चीज है जो मेरी बॉडी के सारे कैरेक्टर कंट्रोल करेगी। मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा बॉडी कलर क्या होगा, मेरी आंखों का रंग क्या होगा, ये सारे कंट्रोल करता है डीएनए। समझ गया? डीएनए की लेंथ थी 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, उसका 1 मीटर और लगा और फिर 0.2 और लगा। इतना बड़ा डीएनए अगर मैं तेरे को दे दूं, क्या एक ना दिखने वाले सेल के अंदर डाल देगा? कैसे डालेगा भाई इतना बड़ा डीएनए? तो यार भगवान को ये प्रॉब्लम तो आने वाली थी, ईश्वर को ये प्रॉब्लम आ रही थी भाई, ध्यान सुनियो। तो अब क्या हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम का समाधान करना पड़ेगा। तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है माइनस, कहां से आया? बड़ी क्लास में अभी राइट। डीएनए के ऊपर चार्ज होता है माइनस, इसके बगल में न्यूक्लियस में एक और चीज पड़ी थी जिसको बोलते हैं हिस्टोन, और हिस्टोन के ऊपर होता है प्लस। तो जल्दी बोल, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, हिस्टोन ने क्या करा, ए डीएनए मैं तुझको खींचेगा, इसने इसको खींचना चालू करा, इसको खींचना चालू करा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहा है? समझ रहा है? तो जैसे इसने अट्रैक्ट करा, क्या देख, ये दोनों आपस में जुड़ने लग गए, जुड़ने लग गए। अब क्या हुआ, ये तो है हिस्टोन, ये है प्लस, तो डीएनए था नेगेटिव, इसके ऊपर ऐसे लिपटना चालू हुआ, लिपटना चालू हुआ, फिर आया प्रोटीन, ऐसे लिपट रहा है, लिपट रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, और कॉइल होता रहा, इटता रहा, लिपटता रहा, लिपटता रहा, लिपटता रहा, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ गई जिसमें मैंने देखा कि मेरा डीएनए ये रहा और बीच बीच में ये लगे हुए हैं हमारे पास क्या? हिस्टोन। और इस कंडीशन को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमैटिन। तो याद रखियो ये क्या बन गया? क्रोमैटिन। ठीक है। अब दूर से जब मैंने देखा क्रोमैटिन को, मैंने दूर से जब देखा क्रोमैटिन को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि धागे में मोती पिरोए हुए हैं। क्या पिरोए हुए हैं? धागे में मोती। तो क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं? बीड ऑन स्ट्रिंग। ध्यान रखना बेटा, पहले 2.5 मीटर लंबा डीएनए था, मैं इसको क्या कर रहा हूं? लपेट रहा हूं ताकि प्यार से एक कोने में समा जाए। समझ गया? तो लपेटने की स्टेजेस हैं ये, इनको कॉइल कर रहा हूं ये स्टेजेस में। अब क्या हुआ, ये स्टेज आ गई, कौन सी? क्रोमैटिन। फिर क्रोमैटिन को और लपेटा लपेटा लपेटा, और लपेटने के बाद फाइनली किस रूप में आ गया? क्रोमोसोम। तो बच्चे जल्दी बोल, क्या ये डीएनए था? क्या ये क्रोमोसोम है? क्या दोनों अलग है या सेम है? भाई दोनों सेम ही तो हैं। अरे बस दोनों के रूप अलग हैं, एक अनकॉइल्ड है और एक कॉइल्ड है। ये 2.5 मीटर लंबा था, ये इसको लपेट के छोटा कर दिया, अब ये कोने में आराम से समा जाएगा। आ गई बात समझ में भाई? ओके भाई, तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना कि क्रोमोसोम क्या होता है और जीन क्या है। देख अब क्या हुआ, जब मैंने क्रोमोसोम पर रिसर्च करी तो मैंने क्रोमोसोम में देखा यार यहाँ पे कुछ चीजें लगी हुई हैं, इनको बोलते हैं जीन्स। और जीन वो चीज है क्रोमोसोम के अंदर जो तुम्हारी हाइट, अब कहेगा अभी तो डीएनए बोल रहा था, अबे भाई, अरे भाई ये डीएनए ही तो है पूरा, और डीएनए ही के अंदर ये जीन लगे हुए हैं, यही तो कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने गलत क्या बोला? सही तो बात बोली, सेम ही चीज तो बोली है, बस उसको मैंने बता दिया कि डीएनए के अंदर भी जीन है, डीएनए के अंदर भी जीन है। तो ध्यान रखियो, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर ले अपने माइंड में। हाँ ध्यान रखियो। तो जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है? ये वो चीज है जो हमें माँ बाप से मिली है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। डीएनए कैरेक्टर्स जाते हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लोकेटेड ओवर डीएनए। याद रखना ये सारे कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, बॉडी कलर, हाइट एक्सेट्रा, सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। समझ पा रहा है बच्चे? समझ पा रहा है? बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दे क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब मैं टेढ़ी मेढ़ी चीजों बताऊंगा। ये है ह्यूमन बॉडी। क्या है मेरे पास? ह्यूमन बॉडी। मैंने क्या करा, एक ह्यूमन बॉडी से यहां से एक सेल निकाल लिया, हाथ में से एक सेल निकाल लिया। याद रखियो, कहां से सेल निकाला? हाथ में से। जैसे ही मैंने हाथ में से सेल निकाला और उसका न्यूक्लियस चेक किया, मेरी खोपड़ी में चक्कर आ गया। भाई क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा भाई? अब भी मैंने देखा कि यहां पर, जल्दी बोल, एक फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी थी? 2.2 मीटर। जब मैंने रिसर्च करी तो मेरा दिमाग चकरा गया
क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 46 क्रोमोसोम दिखे, 46, और हर एक की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर में। पगला गया, हे भगवान ये क्या हो रहा है? सोच कितनी तगड़ी संरचना करी है ईश्वर ने हमारी। समझ रहे कि ये ध्यान रखना, हर एक की लेंथ 2.2 मीटर, 46 है। मैं 46 तो बना नहीं पाया, ठीक है। इसमें तो मैंने तुम्हें दिखा दिए कितने, 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12 दिखा दिए, इसमें 46 है। तो जल्दी बोल, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। समझ गया? अब आगे बता दे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे मेरे, जल्दी बोल, क्या मैं 2 क्रोमोसोम को एक पेयर मान लूं? पेयर का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 3 4 5 6 7, तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो जल्दी बोल, 46 डिवाइड बाय 2 करा, क्योंकि 2 का एक जोड़ा है तो कितने जोड़े आए? 23। तो इसके अंदर टोटल कितने पेयर हैं? 23 पेयर है। तो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम बोल कितने हैं? 46। पेयर बोल कितने हैं? 23। बोल इधर कितने हैं? 46। बोल पेयर कितने हैं? 23। बोल आंख में से निकाला 46, पेयर कितने? 23। समझ गया? समझ गया? ओके भाई। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड। क्यों पढ़ा डिप्लॉयड? अबे देखना कितने हैं? 2 हैं, तो इनको लिया डाई, और प्लॉयड का मतलब प्लॉयडी लेवल। समझ गया? तो इनको बोलते हैं डिप्लॉयड। अब इसको एक फॉर्मूला लिख दिया। इन्होंने बोला नहीं हमको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, हम तो फॉर्मूला लिखेगा। मैंने कहा लिख दे भाई। तो इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा 2n। कौन सा लिखा? 2n। अरे भैया क्या बताए जा रहे हो यार, अभी कभी 2n कभी n। अब देख यार ध्यान सुन, बोल वैल्यू ऑफ n रट्टा मार ले, कितनी है? 23। कितनी है? 23। जल्दी बोल, फॉर्मूला क्या था? 2n। जल्दी बोल, n की वैल्यू कितनी है? 23। अरे जल्दी बोल, कितना आया? 46 आ गया ना। तो इन्होंने क्या करा? 46 को 2n के फॉर्मेट में लिख दिया। समझ गया मेरे भाई? तो आजा देख ध्यान से, जल्दी बोल, बॉडी में क्रोमोसोम 46, पेयर कितने? 23। जल्दी बोल, हैप्लॉइड होती है बॉडी, डिप्लॉइड होती है? भैया डिप्लॉइड होती है, भैया डिप्लॉइड होती है। अरे जल्दी बोल, फॉर्मूला क्या? 2n। है ना इजी? है ना इजी? आजा आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनियो, मैंने क्या करा इस बार चेकिंग करी कहीं और, मतलब बॉडी में कहीं से भी निकाल 46 निकलेंगे, कहीं से भी निकाल। मैंने क्या करा, मैंने इस बार बॉडी छोड़ दी। मैंने इस बार टेस्टिस चेक करे और फीमेल की ओवरीज चेक करी, और वहां पे जो स्पर्म बैठा है ना, उस स्पर्म को निकाला। तो जब मैंने यहां से इसमें से स्पर्म को निकाला, मैं चकरा गया। मैंने देखा टेस्टिस में जो स्पर्म है उसमें सिर्फ आधे क्रोमोसोम है। मतलब बॉडी में तो 46 आए थे, लेकिन यहां जाते जाते सिर्फ आधे हो जाते हैं। तो 46 से यहां कितने जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23। तो याद रखना, यहां पे कितने गए? 23। और इस कंडीशन को बोला हैप्लॉइड, और इसका फॉर्मूला लिखा n। जल्दी बोल, वैल्यू ऑफ n कितनी है? 23। अरे डालना 23, तो देख आ गया 23। तो बेटा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बॉडी कितने? मेरे साथ साथ बोल, बॉडी कितने? 46, पेयर बोल 23। लेकिन जब यहां से क्रोमोसोम मूव करके कहां गए? टेस्टिस में और ओवरीज में। तो कितने गए? सिर्फ हाफ। कंडीशन हैप्लॉइड, फॉर्मूला n। है ना आसान? पर ऐसा हुआ क्यों? आधे क्यों गए? जब शरीर एक था तो स्पर्म में आधे क्यों गए? मेरे को इसका जवाब दो भैया, मेरे को मांगता है जवाब। देगा मैं तेरे को भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तेरे को सारे जवाब देगा, लेकिन उससे पहले रट्टा मार ले। बॉडी में 46, 23 पेयर, 2n डिप्लॉइड। आ गया समझ में? ओवम में ओनली 23, n हैप्लॉइड। अब यहां पे ओवम लिख ले या स्पर्म लिख ले, दोनों में सेम चलेगा। है इजी? ओके, टेंशन तो नहीं हो रही है? क्या कह रहा है? टेंशन थोड़ी सी हो रही है, मानता हूं भाई। देख मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। भैया ये एनसीईआरटी ने कर दिया है, 9वीं क्लास में 11वीं पढ़ा दो, ठीक है? तो आप पढ़ानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। बट ऐसा अब हुआ क्यों, उसका रीजन समझ। देख ध्यान से, बॉडी में बोल 46, पेयर बोल 23। अरे बता स्पर्म में कितने 23 आएंगे? बोल, समझ रहा है? बॉडी में बोल फीमेल की 23, अरे क्रोमोसोम बोल 23 आएंगे। समझ गया? बॉडी में 46, यहां सिर्फ 23, पेयर नहीं। कहीं बोले पेयर, अबे 23 का पेयर क्या बनाएगा बे? जल्दी बोल, 2 1 जा 2, 11.5 बनाएगा। अबे 11.5 आएंगे, मतलब आधा क्रोमोसोम ना, ऐसा ना होता। सिर्फ 23 पेयर नहीं बनता यहाँ। हाँ, पेयर बनाने बैठ जाए। अब बता, मेल ने क्या बनाए? स्पर्म।
फीमेल ने क्या बनाई, ओवम। इनके बीच में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, स्पर्म बॉडी से चले गए फीमेल में। स्पर्म कहां चले गए, फीमेल में, समझ रहे हैं। तो देख यहां से जो स्पर्म थे वो किस में चले गए, फीमेल में चले गए। और जल्दी बोल, जब इन फीमेल में बच्चा बनेगा तो ये फाइनली पैदा हुआ बच्चा। अब बोल 23 कितने आ गए, 46, इसलिए आधे हुए थे। अगर यहां से 46 आ जाते ना और यहां से 46 आ जाते 92 हो जाते और बेटा बॉडी में डिसऑर्डर आ जाता, एक नई प्रजाति बन जाती अगर एक क्रोमोसोम फालतू हो जाए। या एक क्रोमोसोम का मतलब पता है कौन, ट्रांसजेंडर, जिनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो याद रखना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बन जाती है अगर गलती से एक क्रोमोसोम यहां 45 हो जाते या यहां 47 हो जाते तो बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। एक हाथ एक्स्ट्रा हो जाता नहीं पता, एक पैर निकल जाता नहीं पता, इसलिए भगवान ने बोला आधे होना कंपलसरी है। समझ पा रहा है। अब फिर से बोल, इसकी बॉडी में कितने होंगे, 23, फिर इसकी शादी होगी, आगे उसकी फीमेल की बॉडी में 23, उनसे बच्चा पैदा होगा 46, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बॉडी में 46 होंगे और गैमीट्स में 23 होंगे। आगे ही बात समझ में, कसम से बता रहा हूं भाई, बहुत थक गया, बहुत ज्यादा थक गया यार। एक तो यार आज पहली बार हो रहा है मेरे को कि लेक्चर लेने में मेरे को नींद आ रही है। उसका कारण बताऊं भाई, उसका कारण ये है कि सुबह 5 बजे सो रहा हूं, डेली 5 बजे 6 बजे, और दोबारा से 8 साढ़े 8 बजे फिर जग जाते हैं। आंखें ना सूज रही हैं, ऐसा लग रहा है कैमरा ना हिल रहा है मेरे आगे। पर क्या करूं बेटा, तुम लोगों के इतना प्यार आ रहा है ना, वो प्यार मुझे हिम्मत दे रहा है काम करने की, बस एक कारण ये है। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्यार करते रहो। और भाई देख, तेरा सारा पूरी साइंस कराऊंगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कराऊंगा, टेंशन ना ले, इसी तरीके से। और अगला लेक्चर फोर्स एंड लॉज आएगा। मेरे को पता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से मंडे से पहले या मंडे कमिटमेंट नहीं करूंगा बेटा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैं अपलोड करने की पूरी ट्राई करूंगा, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और इस तरीके की स्लाइड्स बनाने में तो बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं माइटोसिस पे, हमारा मेन टॉपिक। माइटोसिस क्या होता है बेटा, माइटोसिस का मतलब क्या है, बात समझ। मान ले मैं क्या कर रहा था, रोड पे जा रहा था और रोड पे क्या हुआ, एकदम से साइकिल चला रहा था, ऐसे चला रहा था, एकदम गड्ढे में गिर गई और गड्ढे में गिर गई, मैं घिसट गया और घिसटने के बाद मेरी पूरी स्किन खराब हो गई। तुम देखना कुछ समय के बाद यहाँ पे नई स्किन आ जाती है। भैया कैसे आई वो स्किन, कैसे हुआ वो, यहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। पता है क्या होता है, ये सेल्स पता है क्या करता है, फटाफट कहता है भाई सही करना है इसको, वो फटाफट ए टूटो ऐसा खट डिवाइड होना चालू होते हैं। तो देख ध्यान से, जैसी इंजरी हुई एक सेल दूसरे सेल में टूटा खटखट, ये 2 सेल में टूटा खटखट, ऐसे फटाफट डिवीजन चलती है। और जब फटाफट डिवीजन चलती है तो एक चीज क्या रहती है, इसके अंदर है 46, समझ रहा है ना, 46 क्रोमोसोम। तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 नए सेल में 46 बनते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, इक्वेशनल, बराबर भाग में टूटना। और याद रखना माइटोसिस में 1 से 2 ही सेल बनते हैं एक बार में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनेंगे। ठीक है बेटा। अब माइटोसिस हमारे शरीर में होती ही क्यों है, माइटोसिस हमारे शरीर में सिर्फ 2 चीज की वजह से होगी, पहला इंजरी और दूसरा ग्रोथ। अगर बॉडी में कोई चोट लग जाए, मान लो तुम घूसा पट्टी कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तुम्हारी लड़ाई होगी दह घूसे और दह घूसे, अब पापा को पता ना चले कि भाई मेरे चोट लग गई है, तो बॉडी क्या करती है, उसको फटाफट हील करना शुरू कर देती है। उसको पहले ही कह देगी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पापा और दांत तोड़ देंगे मेरे। ठीक है, तो बॉडी उसको ऑटोमेटिक हील कर देती है। ठीक है, अब जब तुम्हारी धरती पे तुम छुटके से थे, इतने बड़े कैसे हो गए, क्योंकि बॉडी खट नए सेल्स बना रही है, माइटोसिस हो रहा है। समझ गया, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्या है, मियोसिस। अगला क्या है, मियोसिस। खत्म, फिर इसके बाद कहानी दी है। अब इमेजेस दिखाऊंगा, मेरे को पता है तू इस पार्ट में तो तू बोर हो जाता है यार, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूं भाई, करना तो पड़ेगा। अब देख मियोसिस क्या होता है बेटा, मियोसिस चलती है टेस्टिस और ओवरीज में। समझ गया, मियोसिस कहां चलेगी, टेस्टिस में और फीमेल की ओवरीज में। समझा, ध्यान सुनियो। मान लीजिए हमारे टेस्टिस हो गए, क्या हो गए, टेस्टिस। इन टेस्टिस के अंदर पहले से कुछ सेल थे, एक बात बता, क्या जब 7 साल का था तभी स्पर्म बनना शुरू हो गया था क्या, नहीं, 13 साल की उम्र में शुरू हुआ था। तो इसका मतलब टेस्टिस में पहले से कुछ शांत बैठे हुए थे, कह रहे कोई काम नहीं है, अभी बर्गर पिज्जा मोमोज मारो यार, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी इसकी एज नहीं आई है। लेकिन जैसी 13 साल की उम्र आई, इसने बोला ओए सारे एक लाइन में लग जाओ रे, 13 साल का हो गया लड़का हमारा, अब ये स्पर्म बनाएगा। समझ रहा है, ऐसा कुछ हुआ। तो 13 इयर्स की एज में सारे एक्टिव हो गए और हर सेल कह रहा है अब टूटने का वक्त आ गया, अब हम स्पर्म बनाएंगे। तो टेस्टिस के अंदर 1 से 2, 3, 4
हर एक सेल 4-4 में टूट रहा है, ये भी 4 में टूट रहा है, ये भी 4 में टूट रहा है, और 4 स्पर्म बन रहे हैं। एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। समझ पा रहा है बेटा? इंटरेस्टिंग कहानी है ना। तो देख, 1 से 4 सेल बन रहे हैं, 4 स्पर्म बन रहे हैं। पहले शांत था, 13 साल लगते ही चालू हो गया, और क्या बनाया? स्पर्म। देख, क्या सब में क्रोमोसोम आधे आधे हो गए? 23 23 23 हो गए ना। अब आगे बोलेगा, ये क्या बोल रहे हो भाई? 46 से 23 23 कैसे हो गए? 46 को करूंगा तो 2 ही बार होगा। नहीं बेटा, ये मैं तेरे को अभी पूरा नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए मैं तेरे से माफी मांगता हूं भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, तू रट ले। 1 से 4 सेल बनेंगे, प्लीज बेटा इसको याद कर ले, क्योंकि अभी नहीं समझा पाऊंगा। पूरा 11th है, इसमें 2 पार्ट चलता है। मियों से समझाने में मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे तेरे को, अगर मैं पूरा बढ़ाने लग गया तो। याद रखियो, 1 से 4 सेल बनते हैं, ठीक है, और सब में क्रोमोसोम आधा आधा हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं रिडक्शन। और 1 से बनते हैं 4 सेल, और ये कहानी कहां चलती है? टेस्टिस में और ओवरीज में। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ओके, कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, और कोई भी डाउट आए ना, इंस्टाग्राम आईडी शुरू में दी है भाई, कमेंट कर दियो, मैं तेरे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है भाई? तो टेंशन नहीं लेनी है, रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये समझ में आ गया? ओके भाई, अब चलते हैं आगे। और उससे पहले एक चीज समझ भाई, तेरे भाई वापस चलेगा रे। देख ध्यान से, मियोसिस माइटोसिस। तो देख, माइटोसिस है, 1 से कितने सेल बन गए बच्चे? 2। कहां हुआ? बॉडी में। और 1 से कितने सेल बन गए बेटा? 4। कहां हुआ? टेस्टिस में और स्पर्म में। है ना इजी भाई? सच्ची सच्ची बोल, ये तार क्यों लिपट रहा है रे तू? मैं गिर जाएगा, मेरे बच्चे के सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा अगर मैं लुढ़क गया तो। ठीक है, ठीक है, अगला करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत आसान। अब क्या करेंगे? हम समझेंगे इंसान बच्चा पैदा कैसे करता है। बेटा वो तो तुम्हें पहले से ही पता है, मैं तो बस टेक्निकल टर्म समझाऊंगा, ठीक है? अब तुम इतने समझदार हो गए हो, तो देखो आओ टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। ध्यान सुनना। हाँ भैया, मैं इसी को तो वेट कर रहा था, है ना, पिछले 1 घंटे से कब ये टॉपिक आएगा। मुझे पता है बेटा, कितना नालायक है तू बेटा, सच्ची बता रहा हूं। हाँ चल आजा, आप समझते हैं। तो देख भाई क्या करना है, हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझना है। तो ह्यूमन बच्चा पैदा करने के लिए हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज मेल एंड द सेकंड वन इज फीमेल। समझ गया? मेल चल के क्या बनाएगा? मेल बनाएगा स्पर्म, और फीमेल चल के क्या बनाएगी? ओवम। फिर दोनों फ्यूज होंगे और फिर बच्चा पैदा हो जाएगा। है ना सिंपल? जल्दी बोल। मेल क्या बनाता है? स्पर्म। फीमेल क्या बनाती है? ओवम। उसके बाद क्या पैदा हो जाता है? बच्चा। जाइगोट फाइगोट सब लास्ट में। चल अब ध्यान से सुन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं आता इसमें कुछ भी समझ में, मैं दिखाएगा तेरे भाई वाला डायग्राम, समझ गया? ध्यान से सुनियो, ध्यान से, एकदम होशियारी से। देख भाई, ये है टेस्टिस के बाहर ये एक पाउच है, इसको जैसे एक लेयर होती है, खाल टाइप की होती है, उसमें ये टेस्टिस होता है। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। इसको क्या बोलेंगे? टेस्टिस। याद रखिए, टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म। समझ गया? अब यहां से एक नली निकली हुई है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? अगर भूल गया तो लास्ट में ये काम आएगा, वास डिफरेंस। भूलना नहीं है तेरे को, वास डिफरेंस। सेम, जल्दी बोल। क्या तेरे को ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या ये तेरे को दिख रहा है? यूरेथ्रा। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इससे यूरिन और स्पर्म आएगा। और ये क्या है? हमारा पेनिस। समझ गया? जो हमें मेटिंग में, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में और साथ में यूरिन पास करने में हेल्प करेगा। तो इसका ये काम है। अब मैं तेरे को जितना बता रहा हूं बस उतना ही समझियो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइयो मेरे भाई, ठीक है? कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाए, ठीक है? हाँ मुझे पता है बेटा, इस टॉपिक में तेरा दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है? अब देख क्या हुआ। टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म। टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म। यहां से निकला स्पर्म, निकला, यहां आ गया। और जैसे स्पर्म यहां आया, सेमिनल वेसिकल ने बोला अकेले नहीं जाएगा तू, मैं तुझमें कुछ भरेगा। तो सेमिनल वेसिकल ने उसमें सेमिनल फ्लूइड छोड़ दिया, कुछ केमिकल छोड़ दिया। केमिकल छोड़ने के बाद क्या स्पर्म में सेमिनल फ्लूइड मिल गया। अब प्रोस्टेट ने कहा मैं भी कुछ काम करूंगा, तो उसने क्या कर, हमारी बॉडी में हार्मोन मेटाबॉलिज्म करे, जैसे तुम्हारी बियर्ड, वॉइस, ये सब यहां की वजह से आती है। साथ में ये सेमिनल फ्लूइड को भी ऐड कराता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, इसके 3 मेन फंक्शन है। अभी मैं सिर्फ आपको 2 बता रहा हूं। एक तो हार्मोन बनाएगा हमारे शरीर में, दूसरा सेमिनल फ्लूइड में हेल्प करेगा बनाने में। और जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे यहां पे, अब ये नीचे आएगा। अब ये स्पर्म नहीं रहे मेरे भाई, कहीं बोले ये स्पर्म है, ये बन गया सीमन। क्या बन गया?
सीमन, आधी जनता परेशान कि स्पर्म क्या होता है, सीमन क्या होता है। तो मेरे भाई ये सीमन है रे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीमन है ये, स्पर्म नहीं है। तो सीमन में क्या क्या होता है, स्पर्म जो यहां से आए थे, साथ में क्या मिल गया, सेमिनल फ्लूइड, और अब ये बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बाहर आ रहे हैं। तो देख हमारे कहानी अगले ये अच्छा, ये कहानी तो मैं भूल गया, सॉरी, बताता हूं। तो देख अगली कहानी क्या है। अब अगला एनसीईआरटी में फंक्शन लिखा है कि भैया इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, इस स्क्रोटम का फंक्शन बता दो। तो सुनो, स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम क्या करता है, 2 से 2.5 डिग्री तक, 2 से, बेटा 1 मिनट देना, किसी की कॉल आ रही है, बस 1 मिनट, 1 मिनट बस। देखो भाई एक कॉल आ गया था, माफ करना उसके लिए। और पता कॉल किसकी थी, अंकित भैया की, उन्हें पता है नहीं, उन्होंने तुम्हारी शर्ट पहन ली है। ठीक है, तो देखो पूछ रहे थे लेक्चर कहां तक पहुंचा। मैंने कहा भाई हम पढ़ा देंगे बच्चों को, तो आप टेंशन मत लो, आप मैथ्स की तैयारी करो, बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है अभी, वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मैथ्स की। तो मैंने बोल दिया उनको टेंशन मत लो, तुम्हारे और भी लेक्चर्स आएंगे मैथ और साइंस के। ठीक है, तो अब देखो स्क्रोटम क्या है। तो स्क्रोटम क्या करेगा, 2 से 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर देगा। क्या भाई कुछ समझ नहीं आया, टेम्परेचर रिड्यूस कर देगा और स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्या बोल रहे हैं भैया, कौन सी भाषाएं बात कर गए, ये समझाता हूं रे, देख ध्यान से। तो देख नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37, कितना होता है 37। तो ये क्या करेगा स्क्रोटम, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर देगा। कितना कर देगा, 35। और इसका मतलब भैया स्पर्म को बनने के लिए ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए। अरे टेम्परेचर नीचे जाएगा, ठंडक होती है ना रे, हाँ जी। तो जैसे लड़के कूल होते हैं ना, ऐसे स्पर्म को बनने के लिए कूल एनवायरनमेंट चाहिए, चिल एनवायरनमेंट चाहिए, एकदम रिलैक्स। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए स्पर्म कूल, बॉयज कूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये क्या है, ये हमारा स्पर्म का डायग्राम है। देख लो भाई हमारे स्पर्म ऐसे दिखते हैं, ये सब कुछ नहीं याद करना। ये हमारा स्पर्म है, बड़ा सुंदर सा ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी फीमेल की बात। तो ध्यान से भाई, अब फीमेल वाला पार्ट कोई आसान पार्ट नहीं है। फीमेल पार्ट को समझने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। और अब मैं वो तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा कि भाई पीरियड्स क्यों होते हैं, मेंसेस की डेट बदल क्यों जाती है। हम भैया जजमेंट कैसे लगाएंगे कि आज इस तारीख को पीरियड आए, अगले पीरियड इस तारीख को आएंगे। भैया अभी तो मैं ऐसे हिसाब लगाता हूं या लगाती हूं, मेरे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि भैया मैं तो अभी ऐसे लगाता हूं कि मेरा 30 दिन बाद आते हैं, तो मैंने 30 दिन के हिसाब से लगा लिया। देखो आज तो मैं एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने। मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे छोटे बच्चे हैं जो हमसे ऐसे चीजें नहीं पूछ पाते हैं, पर मैं ओपनली सारी चीजें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा दिखता है, वो शरीर के बाहर था लेकिन ये पूरा पार्ट शरीर के अंदर है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा बॉडी के अंदर है। तो देख होता क्या है, ध्यान से सुनिए तेरे भैया का डायग्राम, देख कैसा है, मस्त बनाया ना एकदम, चले एकदम। इनको बोलते हैं ओवरीज, और ओवरीज के अंदर बनता है ओवम। क्या बनता है, ओवम, किसी काम का नहीं है। तो ओवरीज के अंदर क्या बनता है, ओवम, ध्यान रखियो। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूट्रस, बच्चादानी, इसके अंदर बच्चा आएगा बेटा आगे चल के फ्यूचर में। इसको बोलते हैं सर्विक्स, ये नैरो रीजन जो है ना, नैरो रीजन सर्विक्स। और ये क्या है हमारा, वेजाइना। और फिर ये क्या है हमारा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मतलब ये शरीर के बाहर होता है। तो अब इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। अब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, फिर खत्म करते हैं। समझ गए भाई। अब आगे देखो, क्या तुमको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बोलते हैं मेरे भाई क्या, ओवम। तो समझ गया, वो स्पर्म था और ओवम ऐसा बड़ा खूबसूरत सा दिखता है। ओवम का साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, ओवम बहुत बड़ा होता है और स्पर्म उसके सामने टुच्चा सा होता है, छोटा सा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत छुटका सा होता है। ठीक है, अब एक चीज समझ ले और मुझे इस बात का जवाब दे दे। चल फिर इसको मैं एंड करता हूं और थोड़ा सा कैमरा एक बार फिर से चार्जिंग लगा था, बोला था बेटा 2-3 बार तो लगेगा। ठीक है, तो जल्दी बोल भाई, तेरे को अब ये सब समझ में आता है। 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम एक्स में क्यों आए, हाँ भैया आना चाहिए तेरे को। ठीक है, जल्दी बोल। स्पर्म का साइज बहुत छोटा, ओवम का साइज बहुत बड़ा। अगला बोल, स्पर्म जो निकलता है ना, एक नहीं निकलता, ऐसे बहुत सारे भड़ निकल पड़ते हैं। ठीक है, मिलियंस में निकलते हैं। उसके बाद जो हमारे एग बनते हैं वो 1 या 2 ही बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेजॉरिटी में 1 ही बनता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बट ओवम के अंदर होता है क्योंकि इसको आगे चल के बच्चा बनाना है। अगला मोटिलिटी, जो स्पर्म होता है ना, ये ऐसे खड़ तैरता है बहुत तेजी से, ये लड़कों की तरह एकदम फुर्तीला तंदुरुस्त होता है, एकदम भागने में बहुत मस्त होता है। तो मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकता है, और ये नॉन मोटाइल होता है। ओवम एकदम शांत रहता है, कहना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, है। तो ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में भाई, आगे बात समझ में। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका मेरी छोटी बहनें इंतजार कर रही है, मेरे छोटे भाई इंतजार कर रहे थे कि आफ्टर ऑल भैया पीरियड्स क्यों होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे होती है, प्रेगनेंसी को रोका कैसे जाएगा, मां को कैसे केयर दी जाएगी, इन सब टॉपिक्स को समझेंगे। उससे पहले मैं अपना
कैमरा करूंगा लास्ट बार चार्ज और अब इसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर शुरू करते हैं आगे। तो कैमरा लगा रहा हूं चार्जिंग पे, जाइए मत, सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, ध्यान से सुन लियो, ठीक है। आ रहा हूं अभी। फाइनली भाई कैमरा हो गया चार्ज और अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब जल्दी से निपटाएंगे फटाफट से और तुम्हारे सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। अब सवाल यह है कि भैया क्या होगा जब मेरा स्पर्म जाके एग से जुड़ जाएगा। अरे तो देख कहानी क्या है, बहुत ध्यान से सुनना स्टोरी को, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब आने वाला है तुझे मजा कि एक्चुअल में भैया ये तो चीज हमें पहले पता ही नहीं थी, तो नई चीज है। तो देख भाई क्या होने वाला है, ध्यान से मान ले आज फीमेल को पहली बार पीरियड्स आने वाले हैं, फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, इसको याद कर ले। आज फीमेल फर्स्ट टाइम 13 ईयर की हुई है, 13 साल की हुई है हमारी कोई भी एक फीमेल है, वो 13 ईयर्स की हो चुकी है और आज 1 जनवरी है। तो 1 से मैंने 30 तारीख तक की डेट लिख दी, समझ गया। 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11, 15, 20, 21, 22, 25, 30, समझ गया भाई। आज फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे। तो जब फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं मीनार्क। क्या बोलेंगे? मीनार्क, समझ गया। अभी ध्यान दियो हुआ क्या था। जब फीमेल को फर्स्ट टाइम हमारे पीरियड्स आने वाले थे उससे पहले उनकी ओवरीज में एक खास सेल छुपा हुआ था जिसका नाम था ओवम। ये पहले ना शांत बैठा हुआ था, 13 साल की उम्र से पहले शांत बैठा था कि यार मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जब तक 13 साल नहीं लग जाएगी। तो अब क्या हुआ, जैसे 13 ईयर लगी, इसको लगा 1 जनवरी आ गया, इसने पूरी बॉडी में बोल दिया भाई काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। अब देख क्या काम पे लगा, ये क्या काम पे लगा। जैसे ही 1 तारीख आई इसने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया और 1 से लेके 15 दिन तक, मिड ऑफ द महीना, मंथ के मिड तक अपने आप को डेवलप करता रहा, बड़ा करता रहा। और जब ये काम कर रहा था तो धीरे धीरे अपने इस यूट्रस के अंदर धीरे धीरे ब्लड का डिपोजिशन कर रहा है, ब्लड जमा कर रहा है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा ब्लड इसलिए डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि वो ये सोच के कर रहा है कि शायद अब फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली है, वो बच्चा रिसाइड करेगी अंदर। बट 13 साल की उम्र में तो किसी की शादी होती ही नहीं है। तो ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं बेटा, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में ताकि सारी चीजें एकदम मक्खन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ब्लड डिपॉजिट हो रहा है, समझ गया। अब क्या हुआ, जैसी महीने की 15 तारीख लगी, क्या इससे पहले ओवम बाहर निकला? नहीं निकला। और अगर स्पर्म चले भी गए तो भटकेंगे, ओवम तो है ही नहीं, किसके साथ जुड़े? तो याद रखना बेटा 1 से लेके 15 तक सेफ सेक्स पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो भी गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। जिस तारीख को ओवम बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। कौन सी तारीख को निकलता है? 15 को, मंथ के मिड में। 30 तारीख का महीना है तो 15 तारीख को निकलेगा। 21 का महीना है फीमेल्स का, 21 का भी साइकिल, तो 11:30 के आसपास 11:30वें दिन पे वो बाहर निकलेगा, 11.5 पे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ, जैसी 15 तारीख लगी, फिम्बरी, ये जो उंगलियां थी इन्होंने खींच लिया ओवम को और खींच के यहां पटक दिया। अब ओवम यहां पे वेट कर रहा है, क्या स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ जाए। जल्दी पता किसी की 13 साल की उम्र में शादियां होती है? नहीं होती। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ओवम ने आगे मूव करना शुरू करा। बहुत वेट करा बेचारे ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये काम हो रहा था तो फीमेल के नीचे यहां पे एक व्हाइट कलर का म्यूकस का प्लग भी लग रहा था। म्यूकस का प्लग। बेटा क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि फीमेल अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। हर महीने उसको लगता है अब शायद प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अब शायद, बट ऐसा होता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ओवम ने बहुत वेट करा, नहीं आया, ये आगे चला गया, मंथ आगे जा रहा है और अब फाइनली कितनी तारीख आ गई? 30 तारीख। स्पर्म अभी भी नहीं आया। जैसी 30 तारीख आई, सबसे पहले ये जो प्लग है ये ढीला हुआ, लूज हुआ। तो फीमेल, आप सभी को पता होगा, मैं सभी फीमेल से पूछ रहा हूं, सबसे पहले व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू होता है पीरियड्स आने पहले, क्योंकि वो म्यूकस प्लग होता है। उसके बाद ये जो ओवम है, ये सारा ब्लड और ये ओवम नीचे शेड हो जाता है। समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ जल्दी बोल। 1 से लेके 10, 11, 15, 30, जल्दी बोल बेटा। अब यहां 15 तारीख क्या है? 15 तारीख को क्या हुआ? ओव्यूलेशन। यहां पे साइकिल के मिड में आता है बाहर, याद रखना, ओवम साइकिल के मिड में आता है बाहर। अब देख डेट कैसे चेंज होती है, ध्यान सुनिए ध्यान से, एकदम इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि पीरियड्स की डेट कैसे चेंज हो जाती है, वो भी तो पता होना चाहिए। देख 30 तारीख को पीरियड्स आ गए, ब्लीडिंग के साथ ओवम बाहर आ रहा है। अब 1 से लेके 5 तारीख तक यहां पे हमें पीरियड्स चले। अब जब ये 5 तारीख लगी, क्या पीरियड्स का अगला साइकिल यहां से शुरू होगा ना? तो अब यहां से हमारा अगला साइकिल शुरू हुआ। 1, ये 5,
5 10 5 15, तो अब ओवम कितनी तारीख को बाहर निकलेगा? 20 तारीख को। तो याद रखना, अब यहां से देख, ये हो गया 5 10 15, तो अब अगली बार पीरियड्स कितनी तारीख को आएंगे? 5 तारीख को। चेंज आया नहीं आया? पहले पीरियड्स 1 तारीख को आए थे, अब पीरियड्स 5 तारीख को आएंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा साइकिल चेंज होता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई भी डाउट आए, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है, कोई भी डाउट आए मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बेटा वो शेड हो जाएगा और नया साइकिल चालू हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? या तो पीरियड्स बोलते हैं बेटा, या इसको क्या बोलते हैं? मेंसेस बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ गए बच्चों क्यों होते हैं पीरियड्स, क्यों होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब देखो क्या होगा, अगर मान लो गलती से यहां से ओवम आ गया और यहां से स्पर्म आ गया और दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या होगा? तो बच्चा पैदा हो जाएगा। आ देख कहानी समझ, कैसे होगा बच्चा पैदा? ध्यान से नहीं हो, देख ध्यान से। जैसे ही स्पर्म ओवम से जुड़ा, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइज हो गया, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये क्या करेगा? डिवाइड होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे ही जुड़ा, जुड़ने के तुरंत बाद 2 सेल आपस में आ गए, जाइगोट, 2 सेल स्टेज आती है, जाइगोट बनता है। अब ये 2 से जैसे ही 3 हुए, 3 से 4 हुए, ये कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। और उसके बाद एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? बच्चा बनता है, जिसको बोलते हैं फीटस, बेबी या ऑफस्प्रिंग, और फीमेल हो जाती है प्रेग्नेंट। है ना सिंपल? नालायकों को बहुत दिक्कत आती है कि भैया ओवम, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस क्या होता है? जाइगोट जुड़ना, स्पर्म ओवम से जुड़ा, 2 सेल आ गए, जाइगोट। डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो। ज्यादा डिवाइड हुआ, फीटस। ठीक है बच्चे, हो गया समझ में? ओके। अब देख लो इमेजेस, फर्टिलाइजेशन की इमेजेस, देख ध्यान से, ध्यान समझ। ये था ओवम, यहां से आए तैरते हुए स्पर्म, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई 1 से 2 सेल बन गए। क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। देख 2 से 4 बन गए, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और जैसे ही ये एम्ब्रियो बना, ये क्या बना? मां से जाके जुड़ गया, मां से जाके जुड़ गया। और देख बेटा, स्पर्म एग फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फीटस बना, और फिर प्रेगनेंसी हुई। और जब मां से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो मां से जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, इम्प्लांटेशन। समझ पाया कितना इजी है बच्चे? ओके, बहुत बढ़िया। अब भाई ये कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, मैंने सब पढ़ा दिया। मैंने बता दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन चलते हैं, यूट्रस रीबिल्ड होता है, मतलब अपने अंदर ब्लड डिपॉजिट करता है, ओवम बाहर आता है, उसके बाद बेटा वो आगे थिक होता है और नीचे शेड हो जाता है, किसी काम का नहीं है, हटाओ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 21 से 30 दिन में अबाउट पीरियड्स आते हैं, नहीं भाई, जितना मैंने बताया उतना याद रखना। देखो अगर किसी फीमेल का साइकिल 30 दिन का है तो 15 दिन पे ओवम बाहर आता है, उससे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट बनाओगे, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, 15 तारीख को बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां ओवम वेट कर रहा है। अगर किसी फीमेल को 21 दिन के बाद पीरियड आता है, उसका मतलब उसका मिड साइकिल 11वां, मतलब 10 या 11 तारीख में उसका ओवम बाहर आएगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है, और इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब देख इंटरेस्टिंग इमेज, देख क्या हुआ बेटा, इसने अंदर ब्लड डिपॉजिट कर रखा है, ये आगे गया और ब्लड के साथ सारा देख ब्लड लाइनिंग टूट रही है और नीचे जा रही है। तो इस टाइम पे मैं सभी फीमेल्स को सलाह दूंगा कि बच्चा हेल्दी खाना खाया करो, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड का लॉस होता है। तो आप अच्छे से खाना खाया करो, अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट लिया करो, याद रखना मेरी ये बात, ठीक है भाई। चलो अब करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना। बताओ ये शरीर के अंदर मिला है ना, ये शरीर के अंदर मिला है ना। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की है, कौन सी है? एक्सटर्नल और इंटरनल। जो शरीर के अंदर हो जाए इंटरनल, और जो शरीर के बाहर हो जाए एक्सटर्नल। आ देख ध्यान से, देख ध्यान से समझ, देख ध्यान समझ, देख ध्यान समझ। देख सबसे पहला आता है एक्सटर्नल। क्या होता है एक्सटर्नल? एक्सटर्नल में होता है फ्रॉग में। मान लीजिए फ्रॉग है, पानी में था, मेंढक आया, मेंढक ने अंडे दे दिए, फीमेल फ्रॉग ने क्या किया? अंडे दे दिए। अब स्पर्म आएगा, मेल आएगा, उन पे स्पर्म रिलीज कर देगा, हो गया फ्यूज। अब एक बात बता, क्या जब ये पानी में थे तो इनको क्या कर रहा था? इन्होंने मछली खा जाती है, मछली खा जाती है तो बेचारे कुछ ही अंडे बचते हैं। तो याद रखना, इसीलिए एक्सटर्नल वाले ज्यादा अंडे छोड़ते हैं, क्योंकि उनको और जो हमारे फिशेज हैं वो उनको कंज्यूम कर जाती हैं। तो एक्सटर्नल में सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल। तो देख इंटरनल में कहां होंगी फर्टिलाइजेशन? बॉडी के अंदर होंगी। देख रहा है कितनी शानदार इमेजेस है, देख बच्चा अंदर है, देख बच्चा अंदर है, सभी में अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चल आ, अब बता ध्यान से, अब तुम जवाब दे सकते हो। देख क्या लिखा है, वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल, अलग अलग तरीके का। जल्दी बता, एनिमल, मछली कहां रहती है? पानी में।
अंडे कहां देती है? एक्सटर्नल। इसमें अंडे 100 से 1000 निकलते हैं और बच्चा सरवाइव होने के चांस कम है क्योंकि अंडों का नुकसान हो जाता है। अरे अंडे और जानवर खा जाते हैं ना भाई। जल्दी बोल। फ्रॉग, फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पे भी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बाहर देता है, 50,000 तक अंडे देता है बेटा, और इसमें भी सर्वाइवल के चांसेस कम है क्योंकि इसके भी फ्रॉग अंडे मछली खा रही थी ना। सेम लिजार्ड और बर्ड में याद रखना, ये लैंड पे होता है, ये वाटर में होता है, ये इंटरनल होता है और इनमें सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से ठीक ठीक होते हैं और इसमें सर्वाइवल के चांस अंदर होते हैं क्योंकि यहां पे मदर अपने बच्चे को केयर कर रही है। तो ये चीज ध्यान समझना, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या आता है, यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत ध्यान सुनियो। एक बात बता, सबसे पहले फिश, एम्फीबिया और इंसेक्ट के समझते हैं। मछली, एम्फीबिया वो होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है। एम्फीबिया, जल्दी बोल जल्दी बोल, ये क्या करते हैं? बहुत सारे एग्स देते हैं, ठीक है भैया। एग कंटेन सम यॉक, तुमने अंडा देखा है? अंडे के अंदर पीला वाला हिस्सा होता है ना, तो समझ होता क्या है, जैसे जब ये जो फिश, एम्फीबिया और इंसेक्ट है, इंसेक्ट का कहानी समझाता हूं। इसने अंडा दिया, उसके अंदर थोड़ा सा पीला वाला हिस्सा था, यॉक था। अब जब बच्चा पैदा होगा ना तो वो उस यॉक को खाएगा और अपनी ऐसे ग्रोथ करेगा, टुक 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 ग्रोथ करेगा, ऐसा टुक 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 ग्रोथ करेगा, समझ पा रहा है? तो वो क्या करेगा, उसको खाएगा, टुक 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 ग्रोथ करेगा। अब क्या हुआ भाई, वो सारा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मान लीजिए हमारी बटरफ्लाई है, उसने अंडा दिया, अंडा देने के बाद उसने बाहर आया कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर खुद से खाना ढूंढेगा और खुद से सर्वाइव करेगा। तो ये क्या करेगा, मलबरी की लीफ को खाना शुरू करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में। प्यूपा से क्या होता है, वे बाहर आता है, एमर्जेंस जिसको बोलते हैं, और फाइनली क्या बन जाता है? एडल्ट। तो देख ध्यान से, आया अंडा, बना कीड़ा और बन गया हमारा सुंदर सी तितली। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस, रूप बदल लेना, कीड़े से सुंदर बटरफ्लाई में बन जाना। तो ध्यान रखना, क्या मेटामॉर्फोसिस समझ में आ गई? क्योंकि इनका लार्वा एडल्ट में बदल जाता है और पूरा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब देख रेप्टाइल एंड बर्ड में क्या होता है बेटा, ले एक अंडा देते हैं, इनफ यॉक होता है, यॉक इनका इतना अच्छा होता है कि भैया जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाएगा तब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, मतलब उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन होता है। और मैमल्स का तो तुम्हें पता ही है, मैमल से हम लोग अपने बच्चे को पेरेंटल केयर देते हैं, इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, जो बच्चा है वो मां के शरीर में बनता है और यंग वन सीधा पैदा होता है, सीधा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और इसमें सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब बहुत कम बचा है बेटा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। टेंशन मत लो, इसका रैपिड रिवीजन भी डालूंगा, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, रैपिड रिवीजन हर किसी का आएगा, हर चीज का रैपिड रिवीजन आएगा, हर चैप्टर का रैपिड रिवीजन आएगा, घबराने की टेंशन नहीं लेनी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा होने वाला लड़का है या लड़की है? आ समझाता हूं, ध्यान से सुनियो। देखिए हमारी फीमेल है, फीमेल के शरीर में XX होता है, मेल के शरीर में XY। क्या बोल रहे भैया, कुछ समझ ना आ रहा? ये समझाता हूं रे, अभी रट्टा मार मेरे साथ। फीमेल की बॉडी में XX, मेल की बॉडी में XY, फीमेल की बॉडी में XX, मेल की बॉडी में XY। ध्यान सुन, X क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है गर्ल के लिए और Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है बॉय के लिए। देख ध्यान से, लास्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद खत्म, लास्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद सब खत्म। ध्यान से सुनियो, ध्यान से क्या बता रहा हूं, देख ध्यान से बेटा, ये मेल बॉडी है। मेल बॉडी को जब मैंने चेक किया, मेल बॉडी को जब मैंने चेक किया तो मुझे अंदर 2 क्रोमोसोम दिखे, एक थोड़ा अलग था, एक थोड़ा अलग था, इसलिए इनका नाम दे दिया XY। समझ गया? पेयर में होते हैं ना, देख पेयर में है, बॉडी में पेयर में है, एक अलग था, एक छुटका सा था, X और Y अलग अलग दिखे। मैंने फीमेल की बॉडी चेक करी, मैंने कहा यार इनकी बॉडी में तो सारे सेम है, सारे सेम है, तो उनको नाम दिया X और X, सारे सेम। तो देख दोनों सेम है, तो ये याद रखना। तो फीमेल की बॉडी में क्या होते हैं? XX, मेल की बॉडी में क्या होते हैं? XY। अब बता, पिटाई लगा दूंगा नहीं तो जल्दी बोल। बॉडी में XX थे, यहां पेयर में थे, आगे जाएंगे तो हाफ हो जाएंगे ना, आधे जाएंगे तो हाफ हो जाएंगे ना। तो देख बेटा, जब बॉडी में यहां पे आए तो इनकी बॉडी में या तो X आ सकता है हाफ होने में, या Y आ सकता है, आई एम नॉट श्योर क्या आएगा। यहां पे भी X आ सकता है, यहां भी X आ सकता है। तो ये ध्यान रखना। अरे ये कहां से आ गया? तो ये ध्यान रखना, हमें नहीं पता कि यहां पे कौन सा क्रोमोसोम आएगा, कौन सा ओवम बनेगा। अब भी क्लियर नहीं हुआ भैया, थोड़ा सा और समझा देते। आज समझा देता हूं, मेरा काम है बेटा समझाना, अच्छे समझाऊंगा। देख ध्यान से, लास्ट कॉन्सेप्ट फिर खत्म, लास्ट कॉन्सेप्ट फिर तो उड़ेंगी चीजें। देख ध्यान से, अभी समझना ध्यान से, जल्दी बोल। बॉडी में कितने क्रोमोसोम? भैया 46। पेयर कितने? 23। जब मैंने उन 23 पेयर में चेक करा तो 22 पेयर सेम थे, बिल्कुल सेम, और उनको नाम दिया ऑटोजोम। मतलब 23 में से 22 पेयर सेम है।
एक जैसे दिख रहे हैं, मेल के शरीर में भी फीमेल की बॉडी में भी। उनको नाम दिया ऑटोजोम। बेटा सारे सेम, लेकिन एक नालायक अलग था। वो कौन सा था? वो था सेक्स क्रोमोसोम। वो था मेल की बॉडी में XY और फीमेल की बॉडी में XX। समझ गया, ये है वो सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखना, जो 22 पेयर हैं ये बनाते क्या है? ये हमारा शरीर बनाते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। लेकिन ये XY लड़का होगा या लड़की होगी ये बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो 1 पेयर क्या डिसाइड करता है? हमारा सेक्स डिसाइड करता है। अब आगे जब यहां से ये सेक्स क्रोमोसोम आए, इनमें XY है ना, तो जल्दी बता, या तो X आ सकता है, बहुत सारे स्पर्म है, या तो X आ सकता है या Y आ सकता है, या X आ सकता है या Y आ सकता है। समझ गया? तो बॉडी में से इसमें आते हैं ना, तो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्रोमोसोम आएगा, मुझे नहीं पता कौन सा आएगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, सेम फीमेल की बॉडी में, फीमेल में 46, 23 पेयर, 22 पेयर बॉडी बनाएंगे, एक पेयर सेक्स डिसाइड करेंगे। फीमेल के शरीर में XX है, आधा जाएगा, मुझे नहीं पता कौन सा जाएगा। तो हो सकता है एक ओवम में X हो, दूसरे में X हो, तीसरे में X हो, चौथे में। तो कहने का मतलब फीमेल में तो सब में सेम है और फीमेल में सब में सेम है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बच्चे? चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। अब ध्यान से, अब क्या हुआ? दोनों में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हुआ, बच्चा पैदा हुआ। तो जल्दी बोल, अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ गया तो क्या बनेगा? XX, और XX आते ही क्या बन गया? फीमेल। ये X इस X के साथ फ्यूज हो गया, तो X और X मिलके क्या बन जाएंगे? फीमेल। समझ गया? ये Y और ये X, पहले X लिखना होता है, XY, ये क्या बन गया? मेल। ये X और ये Y, ये XY, पहले X लिखना होता है, ये क्या बन गया? मेल। देख भाई, 50% चांस है फीमेल बनेगा और 50% चांस है मेल बनेगा। तो भाई कौन डिसाइड कर रहा है मेल बनेगा? अरे भाई ये Y, ये मेल डिसाइड करते हैं। तो भाई पुराने जमाने में ना फीमेल्स को टॉर्चर करते थे कि लड़का पैदा करके नहीं दे रही है। भाई उनको ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे शरीर में होता है। और बेटा देखो, ये हमारे भी कंट्रोल में नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगा, फीमेल के तो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब लास्ट टॉपिक चलते हैं कि भैया हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो गया, अब हमें बताओ कि जो पीरियड्स हैं उनमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो बेटा उनमें हम कप्स का यूज करते हैं, पैड्स का यूज करते हैं, टैम्पॉन, इनको टैम्पॉन्स बोलते हैं, जिनको फीमेल अंदर इंसर्ट करती है, ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर थ्रेड से इनको निकाल के बाहर फेंक देती है। तो अब आपको क्या याद रखना है? सैनिटरी पैड यूज करना है, टैम्पॉन यूज करना है, मेंस्ट्रुअल कैप यूज करनी है। आपको कभी भी आपने सोप यूज नहीं करना, क्योंकि सोप क्या करता है? आपको इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। कैसे? क्योंकि वो बेस कर देता है, ड्राई कर देता है। ठीक है, बहुत बेसिक होता है। तो याद रखना, आपको पैड्स रेगुलरली चेंज करने हैं, उनको बेटा बिन में प्रॉपर्ली फेंकना है, वॉशरूम में नहीं थ्रो करना है। उसके बाद अगर आप वो वाले पैड्स यूज कर रहे हैं जो वॉश करने के बाद ड्राई हो जाते हैं, तो आप उनको कंप्लीटली ड्राई करके यूज करें, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको हैवी फ्लो है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप 4 से 6 घंटे में पैड्स को जरूर चेंज करें। ठीक है बच्चे, खत्म होने वाला है। अब देखो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ क्या होता है। तो प्रेगनेंसी जो है ना, वो 9 महीने का साइकिल है, 9 महीने की प्रेगनेंसी चलती है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और फिर सीधा बच्चे का जन्म। तो 3-3 महीने का साइकिल है, 3 और फिर बच्चा पैदा, 3 6 3 9 ऐसा चलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। हटाओ उसको, मैं डायरेक्ट समझाता हूं। देखो, तो पहले 3 महीने में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। समझ गए बेटा? ये पहले 3 महीने में फीटस बन गया। अगले सेकंड ट्राइमेस्टर में जब बच्चा मां के शरीर में तैयार होता है, तो मां को फील होता है कि मेरे शरीर में बच्चा है। समझ पा रहा है? तो ये फील होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने लिखा होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में यहां पे बेटा ध्यान रखना, बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। और फोर्थ ट्राइमेस्टर में बच्चा मां को पेन करना शुरू करता है, मसल्स को सिकुड़ाता है, ताकि बच्चा कहां आ सके? बाहर आ सके। तो यही सब तो लिखा हुआ है मेरे भाई कि भैया देख, ये एग बन गया, मां को फील होती है मूवमेंट, रैपिड प्रिपेयर हो जाता है और बच्चा मां को पुश करता है बाहर आने के लिए, यूट्रस को पुश करता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, फटाफट खत्म करते हैं। मदर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें मां का कैसे ख्याल रखना है? देखो, मां का ख्याल तो रखना ही चाहिए सबको। ठीक है भाई, हाँ, थोड़ा समय निकाला करो अपनी लाइफ में। चलो देखो, अब जो निकालते हैं वो बहुत ही शानदार बच्चा है भाई, निकाला करो सभी टाइम। तो मां का ध्यान कैसे रखना है जब वो प्रेगनेंसी कंज्यूम करेंगी? उनको भाई न्यूट्रिशन डाइट देनी है, विटामिन वगैरह फॉलो कराने हैं, उनका रेगुलर चेकअप कराना है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट बहुत देना है उनको। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत स्ट्रेस में होती है, उनको डर भी लगता है कि कैसे कैसे प्रेगनेंसी होगी, तो उनको भाई थोड़ा उनको सपोर्ट भी देना है। उसके बाद
उनको स्ट्रेस फ्री रखना है, उनको ज्यादा टेंशन नहीं देनी, अरे आप चिल रहो यार, सब अच्छा होगा, ऐसा बोलना है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? जब डिलीवरी हो जाती है तो माँ थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लगती है, यार बच्चे की आगे का क्या होगा, अब बच्चा केयर कैसे करूंगी, तो इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो उस समय पे हम लोग काम आएंगे। हम लोगों को क्या करना है, डॉक्टर्स को, नर्स को, आशा वर्कर्स क्या होते हैं जो इनको गाइड करती है, उनको क्या करना है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, केयर करनी है। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। प्रेगनेंसी के जस्ट बाद हर फीमेल को होता ही होता है। नेक्स्ट क्या है, केयर आफ्टर बर्थ। बच्चा पैदा होने के बाद क्या करना है बच्चे के लिए? भाई बच्चे के लिए ना सबसे जरूरी पता है क्या होता है? सबसे जरूरी होता है उसका ब्रेस्ट फीडिंग। माँ को मिल्क जरूर पिलाना है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है, बच्चे को इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएंगी। उसके बाद माँ को क्या करना है, उसको वैक्सीनेशन, जेनाइटल केयर प्रॉपर करना है, नहीं तो बच्चा बीमार हो सकता है। ये सारे बच्चे के लिए थे, समझ गए मेरे भाई। अगला क्या है, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। देखो भाई, हमें क्या करना है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो आशा वर्कर्स क्या करती हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, आशा वर्कर एक माँ को गाइड करती हैं, और वो क्या बोलती हैं आशा वर्कर, उन्हें हाइजीन, साफ सफाई कैसे करनी है, इम्यूनाइजेशन, बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, वैक्सीन कैसे लगानी है, फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे करने हैं, मैटरनल केयर, माँ का ध्यान कैसे रखना है, एंड सेफ डिलीवरी कैसे होगी, ये जा जाके हम लोग क्या करते हैं, आशा वर्कर्स हमारी फीमेल्स को गाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ गए बच्चे। देखो आगे, अब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है? बेटा सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक इंसान सेक्सुअली, शारीरिक रूप से तैयार हो गया बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब मैं स्पर्म बनाऊंगा और फीमेल अब ओवम बनाने के काबिल है। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब अब ये क्या बनाने के कैपेबल है, स्पर्म, और फीमेल क्या बनाने के कैपेबल है, ओवम। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? तो ये ध्यान रखना। आगे लिखा है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी बाद में आती है नारायण को, जिसमें तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उसमें तुम क्या करते हो, सामने वाले से कैसे बात करनी है वो भी कंट्रोल करते हो। ठीक है, अब आगे देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड उनसे होने वाली प्रॉब्लम। देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होते हैं, मान लो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहता, और ये सारी चीजें जितनी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए उतना ज्यादा बेस्ट है। हर इंसान अगर अच्छी सोच का हो जाए, मान लो कोई फीमेल है, उस फीमेल के साथ क्या हुआ, कोई रेप हो गया, रेप परफॉर्म हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। यूजुअली क्या होता है, जो हमारी तुम्हारी एज होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। दो कपल आमने सामने आए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने कॉन्डम्स का यूज नहीं किया, प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या उस बच्चे को तुम रखोगे? क्या वो रेप वाली फीमेल उस बच्चे को रखेगी? नहीं, इसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एक ही फीमेल के साथ अलग अलग मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, वहां से बीमारियां ले आते हैं, इनको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें कौन कौन सी आते हैं, गोनोरिया, हर्पीज, साइफिलिस, जेनिटल वॉर्ड एंड एचआईवी। बेटा मैं सारी इमेजेस नहीं दिखा सकता था, क्योंकि कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो आज अभी इस आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप बड़ी क्लास में होते मैं आपको शो करता, तो मैंने आपको कुछ ही नहीं बताई है। देखो साइफिलिस में पूरे में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फलक पड़ जाते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स में देखो इस तरीके की गांठें निकल आती है जेनाइटल रीजन में, टेस्टिस पे, बॉडी पे, ऐसा कुछ हो जाता है। समझ रहे? तो ये एसटीडीज हैं, समझ गए भाई। अब आगे देखो, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, जो वो प्रेगनेंसी हुई है उस प्रेगनेंसी को कैसे रोकेंगे? सबसे पहला बैरियर, हम क्या यूज करेंगे, कॉन्डम्स का यूज करेंगे, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, सबसे सेफ मेथड होता है। अगला है ओरल पिल। अगर कोई कॉन्डम यूज नहीं कर रहा है तो उसको पिल्स के थ्रू जाना पड़ता है। पिल्स के थ्रू बोले तो जैसे मान लो कोई फीमेल है, वो चाहती है मैं प्रेगनेंसी अवॉइड कर दूं, तो आज से उसको पिल लेना पड़ेगा। पीरियड्स खत्म हुए, पिल लेना पड़ेगा, नेक्स्ट पीरियड आने से पहले उसको सारा पिल लेना पड़ेगा। एक पिल डेली नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, अगले पीरियड्स आएंगे उसको बंद कर देनी है, तो ऐसे लेना है। तो ये क्या करेगा, स्पर्म को ना अंदर तो चला जाएगा लेकिन बच्चे को ना मां से जुड़ने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इनको लगाने के लिए डॉक्टर की नीड पड़ती है, नर्स की नीड पड़ती है। ये है कॉपर टी, जिसको यहां लगा देते हैं। यहां कॉपर के थ्रेड्स होते हैं जो नीचे आ रहे होते हैं। ये कॉपर थ्रेड्स क्या करते हैं, कॉपर आयन रिलीज करते हैं। जैसे ही स्पर्म नीचे गया उसको वहीं मार देंगे, उसको आगे मूव ही नहीं करने देंगे। तो ये है आयोडीज, यहां रखना। समझ में आ गया? कॉपर टी जो डॉक्टर और नर्स के थ्रू ही लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा। सर्जिकल मेथड क्या है बेटा, प्रेगनेंसी को रोकने के हमारे पास कुछ सर्जिकल मेथड भी है, जिसमें वैसेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी में क्या करेंगे, स्पर्म को ये वास डिफेंस लेके आता है, डॉक्टर क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं। अब स्पर्म बन तो रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। अब आधे बच्चों के मन में आएगा, भैया अगर बाहर नहीं आएगा तो टेस्टिस तो ब्लास्ट हो जाएंगे, पिटाई लगा दूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता कि प्रेशर बन जाएगा फट जाएंगे टेस्टिस, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बाहर नहीं आएंगे, लिमिटेड अमाउंट में ही बनते हैं, अगर बन गए वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ट्यूबेक्टोमी किसमें
होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर देता है डॉक्टर, और कट करने के बाद उसमें वहां टाइट लगा देते हैं। अब फीमेल के मन में डाउट आता है, सारे डाउट बता रहा हूं कि भैया क्या पीरियड्स होंगे? हाँ जी पीरियड्स होंगे, रेगुलरली पीरियड्स होंगे, बट आपका ओवम बाहर नहीं आएगा। बॉडी कैसे चेंज कर देगी अपने आप को? बॉडी थोड़ी ना चेंज कर देती। तो वो सारी चीजें चलती हैं। लास्ट क्या है? अबॉर्शन। अब क्या है, मान लो हमारी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहती है, तो अबॉर्शन में जो बच्चा वहां से जुड़ गया उसको मेडिसिन के थ्रू, सर्जरीज के थ्रू हम बाहर शेड कर देते हैं, इसको बोलते हैं अबॉर्शन। तो अबॉर्शन में मेडिकल टर्मिनेशन कर देते हैं प्रेगनेंसी का, है ना। और ये क्यों जरूरी है? ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सके। जरूरी नहीं है बेटा, मैंने इस शब्द को गलत बोला है, आप इसको ठीक करिएगा, ठीक है। नहीं, अबॉर्शन कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनली भाई मेरे भाई, एक लंबे समय के बाद तेरा रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया फिनिश। अब तुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। आगे जाने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी वीडियो ना मिल रही है ना, तो उसमें क्या करना, चैप्टर का नाम लिखना और लास्ट में लिख देना कि साइंस बाय दीपक भैया। लास्ट में तुम्हें मैथ्स का कोई ढूंढना है तो लिख देना मैथ्स बाय अंकित भैया। और भाई टेंशन मत लो, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में लेके आ रहा हूं यार, ट्यूसडे वेडनेसडे तक लेकर आ जाऊंगा भाई। दूसरा लेक्चर डिले होने का कारण मैं तुमको बता चुका था बेटा, कल एक्चुअल में मॉर्निंग में मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो इसलिए शायद लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो गया। पर टेंशन मत लो, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, पूरी मैथ्स कराऊंगा। अब मिलूंगा आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लेक्चर पढ़ने में मजा आया नहीं आया। तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू सून।